Hi guys, welcome back to Educate Time where we give you all the best possible study content for class 10 social science and we give you study strategies, exam strategies and anything and everything that can help you ace social science in class 10. So आज हमारा first video है from social science का syllabus and I know एक week थोड़ा stretch हो गया but anyways and I will be uploading the syllabus very soon or I have already uploaded. You can check the channel if it has been uploaded. आज हम करने वाले हैं नेशनलिज्म इन यूरोप। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि वो पीपीटी आज ही खत्म हो जाए, उस हिसाब से मैंने उसको पुट करने की कोशिश करी है, बट मैक्सिमम 2 पार्ट्स होंगे और इतने बड़े नहीं होंगे अगर 2 पार्ट्स हुए तो। सो एनीवेज लेट अस गेट स्टार्टेड विद इट विदाउट एनी फर्दर डिले। ओके, सो एज यू कैन सी वी आर डूइंग नेशनलिज्म इन यूरोप टुडे। ठीक है, इसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं? इसमें है द फ्रेंच एंड द आइडिया ऑफ अ नेशन, देन है मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, फिर है एज ऑफ रेवोल्यूशन 1830 टू 1848, मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली मतलब जर्मन यूनिफिकेशन एंड इटालियन यूनिफिकेशन, और विजुअलाइजिंग द नेशन जिसमें आपको नेशनलिज्म के बारे में दिया होगा जर्मनी का और फ्रांस का, जर्मनी का थोड़ा ज्यादा। ठीक है, और फिर है नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। सो लेट अस गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आता है आपकी बुक में फ्रेडरिक सोरो एंड हिज प्रिंट्स। ये आपकी ये वाली जो पेंटिंग आपको दिख रही है ये आपके बुक के फर्स्ट पेज पे है एंड इसका डिस्क्रिप्शन आएगा आपको। सबसे पहले मैं वर्बली समझाती हूँ, देन वी विल गो ऑन टू द पॉइंट बाय पॉइंट उसका एक्सप्लेनेशन। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दिस इज अ लॉन्ग मार्चिंग ट्रेन ऑफ पीपल, है ना, कि लंबी लाइन से लोग आ रहे हैं। नाउ इट विल बी डिस्क्राइब्ड एज कि a long marching train of people of all social classes, ages and both men and women are marching in a long train। कि इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि सिर्फ एरिस्टोक्रेट्स है, सिर्फ गरीब है, इसमें हर सोशल क्लास का इंसान, मैन विमेन बच्चे बूढ़े हर कोई है इसमें। ठीक है, और अलग अलग कंट्रीज के फ्लैग आपको दिखेंगे, उससे यू कैन रिकॉग्नाइज कि कौन सी कंट्रीज को दिखाया जा रहा है, और उनकी कॉस्ट्यूम्स भी हैं कि उससे भी पता चलता है कि वो कौन सी कंट्री के लोग हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे जो थोड़ा कट हो गया है दिस इज फ्रांस। ठीक है, और फ्रांस से भी आगे चला गया है यूएसए एंड स्विट्जरलैंड। अब इसका क्या एक्सप्लेनेशन है? यूएसए और स्विट्जरलैंड सबसे पहले नेशन स्टेट्स बने थे। ठीक है, तो इसलिए वो सबसे आगे हैं जो लीड कर रहे हैं इन लोगों को फ्रीडम लिबर्टी की तरफ। उसके बाद फ्रांस है जो ये है स्टैचू ऑफ लिबर्टी। बाय द वे स्टैचू ऑफ लिबर्टी के आगे पास कर चुके हैं, क्यों? क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, उन्होंने मोनार्की को अबॉलिश कर दिया था इसलिए। एंड देन देर इज जर्मनी, देन देर इज इटली एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब यहाँ पे जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, यहाँ पे द डिस्क्रिप्शन यू विल हैव टू गिव दैट द स्टैचू ऑफ लिबर्टी हैज द torch of enlightenment in one hand and the charters of rights of the man in the other। ठीक है, एंड द पीपल पासिंग बाय आर पेइंग होमेज, होमेज मतलब रेस्पेक्ट या ट्रिब्यूट, ठीक है, टू स्टैचू ऑफ लिबर्टी। वाई? क्योंकि दे आर फाइटिंग फॉर लिबर्टी, ये पेंटिंग है ही लिबर्टी के बारे में, तो ऑब्वियसली स्टैचू ऑफ लिबर्टी एक सिंबलिज्म है यहाँ पे। ठीक है, दैट इज द बेसिक डिस्क्रिप्शन। अब आ जाते हैं जो आंसर अप्रोप्रिएट एक डिस्क्रिप्शन होगा। सबसे पहले फ्रेडरिक सोरो के बारे में जान लेते हैं। इन 1848 फ्रेडरिक सोरो अ फ्रेंच आर्टिस्ट प्रिपेयर्ड अ सीरीज ऑफ 4 प्रिंट्स। फ्रेडरिक सोरो जो है एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे और 1848 में उन्होंने 4 सीरीज ऑफ प्रिंट्स बनाए। ये एक प्रिंट है और 3 और बनाए थे, पर यहाँ पे हम एक ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, प्रिंट्स विजुअलाइज्ड हिज ड्रीम ऑफ अ वर्ल्ड मेड अप ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स। और ये प्रिंट्स उन्होंने अपने एक जो उनका सपना था या उनका एक जो आइडियल ड्रीम था कि दुनिया में देश कैसे होने चाहिए, वो कैसे होना चाहिए उनके हिसाब से, डेमोक्रेटिक होना चाहिए और सोशल रिपब्लिक्स होना चाहिए, उसको विजुअलाइज करते हुए पेंटिंग के फॉर्म में दिखाते हुए उन्होंने ये 4 प्रिंट बनाए थे। उसके बाद द प्रिंट गिवन इज नोन एज द पैक्ट बिटवीन नेशन। ये जो प्रिंट आप पढ़ रहे हैं इसे कहते हैं द पैक्ट बिटवीन नेशंस। देन अब ये जो अब पॉइंट्स आ रहे हैं वो डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रिंट है। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है कि डिस्क्राइब द पैक्ट बिटवीन नेशन मेड बाय फ्रेडरिक सोरो, और डिस्क्राइब फोटो दे देंगे, कहेंगे डिस्क्राइब द प्रिंट गिवन अबव पेंटेड बाय फ्रेडरिक सोरो, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो पीपल ऑफ यूरोप and America, men and women of all social classes and age are marching in a long train। कि यूरोप के और अमेरिका के लोग, मेन विमेन और सोशल क्लासेस मतलब गरीब अमीर हर टाइप के लोग, हर उम्र के लोग एक लंबी ट्रेल में चल के आ रहे हैं।
उसके बाद दे आर ऑफरिंग होमेज टू द स्टैचू ऑफ लिबर्टी एज दे पास बाय, कि वो रेस्पेक्ट पे करके जा रहे हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी को। उसके बाद है द स्टैचू बियर्स द टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट इन वन हैंड एंड द चार्टर्स ऑफ राइट्स ऑफ मैन इन द अदर हैंड। ठीक है। उसके बाद ऑन द फोरग्राउंड, यहाँ पे फोरग्राउंड आपको दिख नहीं रहा है पर यहाँ समवेयर हेयर देर आर, मतलब कि टूटे फूटे क्राउन्स वगैरह पड़े हैं ऐसे दिखा रखा है। सो ऑन द फोर ग्राउंड लाइज शैटर्ड रिमेन्स ऑफ सिंबल्स ऑफ एब्सोल्यूटिज्म, कि फोर ग्राउंड पे मतलब सामने वाली जगह पे एब्सोल्यूटिज्म मतलब राजा रानी का जो एब्सोल्यूट पावर वाला रूल होता है वो, उसके सिंबल्स क्या होंगे, क्राउन होगा, ये सब चीजें होंगी, उनके शैटर्ड रिमेन्स पड़े हुए हैं सामने, ये शो करने के लिए कि हमने मोनार्की को अबॉलिश कर दिया, डिफीट कर दिया। ठीक है। उसके बाद है पीपल कैन बी आइडेंटिफाइड बाय देयर नेशनल फ्लैग्स एंड देयर कॉस्ट्यूम्स। आप हर देश के इंसान को उनके फ्लैग और उनके कॉस्ट्यूम्स से रिकॉग्नाइज कर सकते हो। उसके बाद द प्रोसेशन इज बीइंग हेल्ड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स एंड स्विट्जरलैंड which were already nation states by that time, कि ये जो प्रोसेशन है ये ऑर्गेनाइज ऐसा दिखा रहे हैं कि ये यूनाइटेड स्टेट्स और स्विट्जरलैंड ने किया है, बिकॉज दे वर ऑलरेडी नेशन स्टेट्स, वो ऑलरेडी ये जो क्या बोलते हैं लिबर्टी का जो आइडिया था वो ऑलरेडी अडेप्ट कर चुके थे। ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द फ्रांस हैज रीच्ड द स्टैचू एज यू कैन सी हियर, which is followed by Germany. Following Germany are the people of Austria, the Kingdom of Two Sicilies, Lombardy, Poland, England, Ireland, Hungary and Russia. ठीक है। तो सारी कंट्रीज को यहाँ पे आपको दिखा रखा है, एक के बाद एक, ये नाम आपको याद करने पड़ेंगे। नाउ नेक्स्ट अप इज अर्नेस्ट रिनन्स आइडिया ऑफ अ नेशन। तो अर्नेस्ट रिनन जो थे उनके बारे में एक आर्टिकल दिया है आपकी बुक में साइड में, वो बॉक्स मिस आउट कर जाते हैं बहुत बच्चे, और उन्होंने एक स्पीच दिया था कि उनके हिसाब से व्हाट इज एन आइडिया ऑफ अ नेशन, उसका मैंने एक क्रक्स यहाँ पे दिया है। अकॉर्डिंग टू रिनन, a nation is a culmination of a long past of endeavors, sacrifice and devotion। उनके हिसाब से एक नेशन जो है पास्ट में बहुत सारे जो हीरोइक डीड्स हैं, जो देश के लिए सेक्रीफाइस है, देश के लिए देशभक्ति है, इन सब का जो एक कॉम्बिनेशन, एक कल्मिनेशन होता है, मतलब कलेक्शन होता है पास्ट का, वो मिला के एक देश बनता है। ठीक है। A heroic past, great men, glory, that is the social capital upon which one bases a national idea। उनके हिसाब से कि एक देश में एक हीरोइक पास्ट होना चाहिए, एक बहुत ही बहादुर लोगों से भरा, कि अपने देश के लिए जो लड़े हों उस टाइप का एक पास्ट होना चाहिए, ग्रेट मेन होने चाहिए, मतलब कि देश के लिए लड़ने वाले, और बेसिकली जो देश को आगे लेके जाए। ठीक है। ग्लोरी होनी चाहिए देश की, वो एक देश की सोशल कैपिटल है। कैपिटल आपने पढ़ा होगा ना, कि बेसिकली जो भी आपके एक बिजनेस में चीजें लगती हैं, चाहे मशीन्स हो चाहे पैसे के फॉर्म में हो, तो सोशल कैपिटल एक देश को चलाने के लिए जो एसेट्स है बेसिकली वो, ठीक है, उसके अपॉन पे हम अपना नेशनल आइडिया बेस करते हैं। इन लोगों के बेसिस पे, हमारे देश के पास्ट के बेसिस पे हम एक नेशनल आइडिया बनाते हैं। ठीक है। उसके बाद common to have common glories in the past, to have a common will in the present, to have performed great deeds together, to wish to perform still more, these are the essential conditions of being a people। वो कह रहे हैं कि पास्ट में हमारी कॉमन ग्लोरीज, कॉमन विक्ट्रीज होनी चाहिए, और अभी एक कॉमन इच्छा होनी चाहिए। विल मतलब एक कॉमन इच्छा, कि सबकी एक ही इच्छा है देश को लेकर, वो होना चाहिए, कि हमने एक साथ बहुत महान काम किए हों, ऐसा भी होना चाहिए, और आगे जाके हम और ऐसा करना चाहें, ये एक इच्छा लोगों के मन में होनी चाहिए। ये कंडीशंस जरूरी है ऑफ बीइंग अ पीपल, मतलब कि एक देश का नेशन होने के लिए। ठीक है। नाउ अब फर्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, विच इज द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ अ नेशन। सबसे पहले ये भी एक आपके बुक में पिक्चर सॉर्ट ऑफ दी हुई है ऑफ अ जर्मन एल्मेनेक। ठीक है। तो सबसे पहले इसका डिस्क्रिप्शन हो सकता है, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट आ सकता है। सबसे पहले देखो, ये इट्स अ जर्मन एल्मेनेक मेड इन द 1798। किसने बनाया है? एंड्रियस रेबमैन ने। ठीक है। रिमेंबर द डेट, रिमेंबर द नेम। उसके बाद ये जो पेंटिंग है, लेट मी चेंज द इंक। हाँ, ये जो यहाँ पे आपको दिख रही है पेंटिंग, ये है द फ्रेंच बेस्टिल बीइंग स्टॉर्म्ड बाय रेवोल्यूशनरी क्राउड, की जो बेस्टिल पे अटैक किया था फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे, उसकी पेंटिंग है ये।
उसके बाद जो ये है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में दिया हुआ है अ सिमिलर फोर्ट्रेस इज मेंट टू रिप्रेजेंट द बेस्टियन ऑफ डेस्पोटिक रूल इन द जर्मन प्रोविंस ऑफ खासिल। कि वो उन्होंने एक फोर्ट्रेस दिखाई हुई है जर्मनी में, किसी जर्मन स्टेट में, प्रोविंस में, जहाँ पे राजा का रूल है। डिस्पोटिक रूल मतलब क्रूर शासन, ठीक है, जहाँ पे मतलब राजा देखता नहीं है प्रजा को ज्यादा, ठीक है। वो उसका सिंबलिज्म दे रखा है सिमिलर फोर्ट्रेस देके, कि भाई ऐसा तो हमारे साथ भी हो रहा है, हमें भी कोई नहीं देख रहा। उसके बाद यहाँ पे एक कोट टाइप दिया हुआ है जर्मन में लिखा हुआ, जिसका ट्रांसलेशन है पीपल मस्ट सीज देयर ओन फ्रीडम, की लोगों को अपनी आजादी खुद छीन के लेनी पड़ेगी, कोई नहीं देगा आपको। और फ्रांस को एक एग्जाम्पल की तरह ले रहे हैं कि देखो उन्होंने भी तो अपने फ्रीडम के लिए लड़ा। उसके बाद है Lebman lived in the city of Mainz and was a member of the German Jacobin Club, जैकोबिन ग्रुप, ठीक है। तो रेबमैन जो है मेन्स में रहते थे और वो जर्मन जैकोबिन ग्रुप के पार्ट थे। ना नेक्स्ट इज कि स्टेप्स टेकन बाय द फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज टू क्रिएट अ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द पीपल। दिस इज एन एनसीईआरटी क्वेश्चन, आपकी बुक के पीछे दिया हुआ है, ठीक है। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भी है, आता है, ठीक है। स्टेप्स की जो फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज हैं, जो लोग क्रांतिकारी थे फ्रांस में, उन्होंने लोगों में कलेक्टिव आइडेंटिटी, देशभक्ति की भावना के लिए क्या किया, ऐसा किया कि लोगों में ये भावना आए, ठीक है। सबसे पहले द आइडिया ऑफ ल पत्री द फादरलैंड एंड ल सिटुओं द सिटीजन एम्फोसाइज द नोशन ऑफ अ यूनाइटेड कम्युनिटी इंजॉइंग इक्वल राइट्स। कि उन्होंने दो आइडियाज इंट्रोड्यूस किए, एक है ल पत्री जिसका मीनिंग होता है द फादरलैंड, हम मदरलैंड बोलते हैं, उनकी भाषा में फादरलैंड बोलते हैं। और ल सिचुओं मतलब कि द सिटीजन, कि एक दो लोग इंपॉर्टेंट है, एक देश और देश के लोग, ठीक है। और इन्होंने एक यूनाइटेड कम्युनिटी की, हम लोग अलग अलग नहीं है, हम वी आर फ्रेंच, वी आर इंडियन, ये जो एक कलेक्टिव आइडेंटिटी है, ये जो एक कम्युनिटी का आइडिया है, इन्होंने ये चीज को एम्फोसाइज किया, इस पे जोर डाला कि उन्होंने भाई हम एक कम्युनिटी में, एक ही कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं एंड वी विल ऑल एंजॉय इक्वल राइट्स। उसके बाद है अ न्यू फ्रेंच फ्लैग द ट्राई कलर वॉज चोजन टू रिप्लेस द फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड। तो जो रॉयल फ्लैग था उसको रिप्लेस करके फ्रेंच फ्लैग आया, जो अभी चलता है। इफ यू डोंट नो, वो कुछ ऐसा दिखता है, जस्ट अ सेकेंड, ब्लू, बीच में होता है व्हाइट, जो मुझे जरूरत नहीं है कलर करने की, एंड रेड, मतलब समथिंग लाइक दिस। तो ये वाले फ्लैग ने, ये भी ट्राई कलर है क्योंकि तीन कलर्स है इसमें, इसने रिप्लेस किया रॉयल स्टैंडर्ड को। उसके बाद है द स्टेट जर्नल वाज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजंस एंड रीनेम्ड द नेशनल असेंबली। पहले आपने नाइन्थ में पढ़ा है कि स्टेट जर्नल हुआ करता था मोनार्कियल फ्रांस में, ठीक है। पर वो उसको जो है, उसके जो मेंबर्स हैं, अब एक्टिव सिटीजंस ने इलेक्ट किए, बाद में आपको बताऊंगी एक्टिव सिटीजंस कौन थे। और अब स्टेट जर्नल बन गया नेशनल असेंबली। उसके बाद है new hymns were composed, oaths taken and martyrs commemorated, all in the name of nation, all in the name of the nation। कि नए हाइम्स मतलब जनरली तो वो गाने विच इज मेड इन द प्रेज ऑफ गॉड, लेकिन इसमें सिर्फ गॉड का प्रेज नहीं था, इसमें देश का था। या मार्टर्स मतलब जो शहीद हो गए हो, जिन्होंने अपने देश के लिए कुछ किया हो, देश के लिए उन्होंने सेक्रीफाइसेस किए हो, इनके ऊपर हाइम्स बनने लग गए, ठीक है। ओथ्स मतलब शपथ लेने लग गए लोग कि हम देश के लिए ये करेंगे वो करेंगे, ठीक है। मार्टर्स कॉमेमोरेटेड मतलब जिन लोगों ने अपने देश के लिए जान दी है, जिन्होंने सेक्रीफाइसेस किए हैं, उनको श्रद्धांजलि इज्जत देना स्टार्ट कर दिया, ऑल इन द नेम ऑफ नेशन, ठीक है। उसके बाद लास्ट पॉइंट, a centralized administrative system was put in place and it formulated uniform laws for all citizens within its territory। कि पहले बहुत अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था फ्रांस में, पर अब उन्होंने एक सेंट्रलाइज मतलब एक ही रूल हर जगह चलेगा, एक ही एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया। और इसकी वजह से यूनिफॉर्म मतलब सेम लॉज हो गए हर सिटीजन के लिए जो कि फ्रांस की टेरिटरी के अंदर आता है, ठीक है। सो दीज आर द 5 पॉइंट्स, यू कैन राइट दिस एज द आंसर इन योर एग्जाम। उसके बाद है
स्टूडेंट्स एंड अदर मेंबर्स ऑफ द, ये उसका आंसर का पार्ट नहीं है, ये इट्स अदर थिंग। ठीक है, स्टूडेंट्स एंड अदर मेंबर्स ऑफ द एडुकेटेड मिडिल क्लास बिगेन फॉर्मिंग जैकोबिन क्लब्स। कि जब फ्रांस की बातें बाहर जाने लगी दूसरे नेशंस में, तो भाई वहां के स्टूडेंट्स और दूसरे जो एडुकेटेड मिडिल क्लास के लोग हैं, उन्होंने जैकोबिन क्लब्स बनाने शुरू कर दिए कि हमें भी फ्रीडम चाहिए, हमें नहीं चाहिए राजा रानी देश में। ठीक है, उसके बाद विद द आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशनरी वॉर्स द फ्रेंच आर्मीज बिगेन टू कैरी द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म अब्रॉड। कि फ्रांस को देख के दूसरी जगह भी रेवोल्यूशनरी वॉर्स होने लगे, ये चेंज लाने के लिए फ्रेंच रेवोल्यूशन की तरह वॉर्स होने लग गए। तो तब फ्रेंच आर्मी ने फायदा उठाया उस टाइम का, तब फ्रेंच आर्मी दूसरे देशों में जाती थी नेशनलिज्म, देशभक्ति का आइडिया फैलाने। ठीक है, उसके बाद देयर एक्टिविटीज एंड कैंपेन्स प्रिपेयर्ड द वे फॉर the French armies, which moved into Holland, Belgium, Switzerland, and much of Italy in the 1790s। कि ये जो क्या बोलते हैं क्रांतिकारी हो रहे थे दूसरे देशों में, उनकी वजह से फ्रेंच आर्मी बहुत आसानी से हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और बहुत सारे इटली के पार्ट में एंटर कर पाई। कब? 1790s तक। अब है, ये जो फ्रेंच आर्मी आ रही थी, फ्रेंच आर्मी का रूल हो रहा था दूसरे देशों में, इसका रिएक्शन क्या था लोकल पॉपुलेशन का इस चीज पे? ठीक है, सबसे पहले इनिशियली द इन हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, ब्रुसेल्स, मेंस, वॉर्सो, दे वर वेलकम्ड एज द हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी। सबसे पहले जब इन जगहों पे वो आए थे फ्रेंच आर्मी, तो उनको हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी, मतलब कि ऐसा फरिश्ता जो हमारे लिए आजादी लेके आया है, ऐसे थॉट प्रोसेस से वेलकम किया गया था। पर ये ज्यादा दिन टिका नहीं। क्या बोलते हैं, द इनिशियल एंथुजियाज्म सून टर्न इनटू हॉस्टिलिटी। ये एंथुजियाज्म जो है धीरे धीरे हॉस्टिलिटी में बदल गया। हॉस्टिलिटी मतलब कि भाई यू आर नॉट वेलकम हियर, हम नहीं चाहते तुम्हें हमारे देश में। This was as it became clear that the new administrative arrangements did not go hand in hand with the with political freedom। कि ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि नए एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट यानी कि फ्रेंच रूल की वजह से ये पता चल रहा था साफ साफ कि वो सब तो ठीक है कि भाई अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन होगा वगैरह, पर पॉलिटिकल फ्रीडम खत्म हो गया था लोगों का। ठीक है, इंक्रीज्ड टैक्सेशन, सेंसरशिप, फोर्स्ड conscription इनटू फ्रेंच आर्मीज सीम्ड टू आउटवे द एडवांटेजेस। कि टैक्स बढ़ा दिए गए, सेंसरशिप मतलब कि मीडिया में अपने हिसाब से चीजें नहीं डाल सकते, न्यूज़पेपर्स, न्यूज लेटर्स वगैरह वगैरह में। ठीक है, फोर्स्ड conscription इन फ्रेंच आर्मी मतलब कि जबरदस्ती फ्रेंच आर्मी में वो भर्ती करा लेते थे। ठीक है, और इतना ये प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी थी, तो जो थोड़े बहुत एडवांटेजेस थे फ्रेंच रूल के, वो दिखने बंद हो गए लोगों को। अब ये एक पेंटिंग है, यही फीलिंग्स को डिपिक्ट करती है। ये क्या है? दिस इज अ पेंटिंग ऑफ अ जर्मन पेंटर कार्ल कैट्सपर फ्रिट्स, लोकेटेड इन ज़ुइब्रिकेन, जर्मनी। क्या बोलते हैं, उस टाइम पे एक पेंटर थे, जर्मन पेंटर कार्ल कैस्पर फ्रिट्स, उन्होंने ज़ुइब्रिकेन जर्मनी के एरिया की ये पेंटिंग बनाई हुई है। ठीक है, दिस प्रिंट डिपिक्ट्स द ऑक्यूपेशन ऑफ ज़ुइब्रिकेन बाय द फ्रेंच आर्मीज। तो वो दिखा रहे हैं बेसिकली कि फ्रेंच आर्मी ज़ुइब्रिकेन को ऑक्यूपाई कर रही है। फ्रेंच सोल्जर्स आर रिकॉग्नाइजेबल बाय द ब्लू, व्हाइट एंड रेड यूनिफॉर्म्स। ये यहाँ पे ब्लू मतलब जो भी उनका फ्लैग का कलर है वही उनके यूनिफॉर्म का कलर है, तो उससे आप उनको पहचान सकते हो। ठीक है, द फ्रेंच आर्मीज हैव बीन डिपिक्टेड एज ऑप्रेसर्स। जहां पे इतने दिन उनको लिबर्टी का सिंबल समझ रहे थे, यहाँ इस पेंटिंग में उन्हें ऑप्रेसर यानी कि अत्याचारी की तरह दिखाया हुआ है। और क्यों दिखाया हुआ है? In the painting, they can be seen seizing a peasant's cart, harassing young women, and forcing a peasant down on his knees। इसमें दिखा रखा है कि जैसे वो यंग वुमेन को हरास कर रहे हैं, कोई पीजेंट अपना कार्ट वगैरह लेके जा रहा है तो उनको उनका कार्ट छीन ले रहे हैं। ठीक है, पीजेंट किसी पे टॉर्चर कर रहे हैं या बुलिंग कर रहे हैं, वो सब चीजें दिखाई हुई है। उसके बाद है द फ्लैग ऑन द ट्री। ये द फ्लैग ऑन द ट्री ऑफ लिबर्टी ट्रांसलेट्स टू टेक फ्रीडम फ्रॉम अस द मॉडल ऑफ ह्यूमैनिटी। और ये एक सार्केस्टिक वे में है, बेसिकली ये डिपिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि फ्रेंच आर्मी ये बोल के देशों में घुस रही है कि हम तो तुम्हें आजादी देंगे। ठीक है,
देश में आए हैं तो अपना वेलकम दिखाने के लिए ट्री ऑफ लिबर्टी लगाया है, उसमें एक फ्लैग लगाया है, उसमें लिखा है टेक फ्रीडम फ्रॉम अस द मॉडल ऑफ ह्यूमैनिटी। बट एक्चुअली तो आप ही हमारी फ्रीडम छीन रहे हो और हमारे देश का पीस खत्म कर रहे हो। ये मैंने इसलिए आपको इतना डिस्क्रिप्शन दिया इसका, क्योंकि आपके इट्स अ मतलब इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है फ्रेडरिक सोरो के प्रिंट जितनी, बट इट इज पॉसिबल कि इसको डिस्क्राइब करने आ जाए। फिर केस स्टडी ऑफ अ ट्रेडर इन 1833, ये क्यों बता रही हूँ, बिकॉज बेस्ड ऑन दिस यू विल अंडरस्टैंड द नेक्स्ट स्टफ दैट हैपेंस। ठीक है, कि 1833 में एक ट्रेडर जब अपना सामान लेके एक जगह से दूसरी जगह जा रहा था तो क्या क्या उसे फेस करना पड़ता था। ठीक है, अ मर्चेंट इन 1833, a merchant in 1833 traveling from Hamburg to Nuremberg to sell his goods would have to pass through 11 custom barriers। कि हैम्बर्ग टू न्यूरमबर्ग अगर अपने गुड्स सेल करने जा रहा है तो 11 कस्टम बैरियर्स के थ्रू से पास थ्रू करना पड़ेगा। ठीक है, ही वुड ऑल्सो हैव टू पे अ कस्टम ड्यूटी ऑफ अबाउट 5% एट ईच ऑफ देम, और हर कस्टम बैरियर पे 5% कस्टम ड्यूटी देना है उसको। ड्यूटीज वर ऑफन लेविड अकॉर्डिंग टू वेट एंड मेजरमेंट्स ऑफ गुड, और ये जो कस्टम ड्यूटी है वो आपके गुड्स का वेट और मेजरमेंट के हिसाब से लिया जाता था। पर हर जगह का अपना ही मेट्रिक सिस्टम है, जैसे अभी पूरी दुनिया में हर कोई सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, लीटर, किलोलीटर, ये सब मिलीलीटर मानते हैं। बट हर जगह का अपना अलग ही चल रहा है। तो ये कहीं कुछ मान रहे, कहीं कुछ मान रहे, सेम यूनिट भी मान रहे, तो कहीं एक यूनिट में इतना है, कहीं एक यूनिट में उतना है, तो प्राइस ऊपर नीचे हो रही है। तो इसलिए टाइम कंज्यूमिंग कैलकुलेशंस करनी पड़ती थी हर जगह। तो द मेजरमेंट ऑफ क्लॉथ वाज डन इन ईल। ईल एक मेजरमेंट का वो है, यूनिट था पहले उन सब यूरोपियन देशों में, विच स्टूड फॉर अ डिफरेंट लेंथ इन ईच रीजन। ठीक है, हर जगह पे अपना ही लेंथ सोच के बैठे हुए हैं ईल का, तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा पैसे उसके तो टैक्सेस में ही खत्म हो गए ना। तो अब ये इसमें नपोलियन ने क्या चेंजेस लाए, ये सब चीजों में क्या बदलाव आया, ये पढ़ेंगे सबसे पहले, चेंजेस ब्रॉट बाय नपोलियन। ठीक है, सबसे पहले द सिविल कोड ऑफ 1804, ये आपका इंपॉर्टेंट है, सिविल कोड से ही रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और इसमें सब कुछ सिविल कोड के बारे में ही लिखा हुआ है। इसको दो चीजें बोलते हैं, एक बोलते हैं नपोलियनिक कोड, एक बोलते हैं सिविल कोड। और यहाँ पे जो भी आपको पॉइंट्स दिखेंगे इस स्लाइड में सारे उस क्वेश्चन के आंसर्स हैं। ठीक है, द सिविल कोड ऑफ 1804 डिड अवे विद ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, एस्टेब्लिशिंग इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी। की ये जो सिविल कोड था, इसने जो बर्थ के बेस पे प्रिविलेज होता था ना, कि नोबल्टी में पैदा हुए हो तो ये प्रिविलेज है, पीजेंट के घर में पैदा हुए हो तो भाई तुम्हें कोई पूछेगा ही नहीं, वो सारी चीजें उन्होंने हटा दी। इक्वालिटी बिफोर द लॉ इंट्रोड्यूस कर दिया कि हर इंसान ने, अगर जो दो इंसान ने सेम क्राइम किया है तो सेम पनिशमेंट मिलेगी। और लोगों को राइट टू प्रॉपर्टी मिल गया जो पहले नहीं था। मतलब ये था ना, पीजेंट्स को क्या जरूरत है, प्रॉपर्टी नहीं खरीदने देंगे, अभी सबके लिए सब कुछ था, पैसा है तो यू कैन बाय। उसके बाद है ही सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स इन डच रिपब्लिक, स्विट्जरलैंड, इटली एंड जर्मनी। तो उसका तब फ्रांस की टेरिटरी से फ्रांस तक तो थी नहीं ना, क्योंकि नेपोलियन तो बहुत सारी जगह को कॉन्कर करता था। तो डच रिपब्लिक, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी में उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट का कैसे स्ट्रक्चर है वो सिंप्लीफाई कर दिया। ठीक है, उसके बाद ही अबॉलिश्ड फ्यूडल सिस्टम एंड फ्रीड पीजेंट्स फ्रॉम सर्वडम एंड मेनोरियल ड्यूज। कि जो फ्यूडल सिस्टम होता है, स्लेव बनाने का सिस्टम है, कि भाई तुम पैसे नहीं पे कर पाए, तुम्हें स्लेव बना लिया, ये वो सब चीजें उन्होंने सारी हटा दिया। उसके बाद उस टाइम के हिसाब से ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वर इम्प्रूव्ड। नेक्स्ट है द गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड एंड अ स्टैंडर्ड मेट्रिक सिस्टम बिगेन टू बी फॉलोड। गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए, और साथ साथ ये जो ईल अलग अलग मेजरमेंट का है, इतने सारे कस्टम बैरियर है, ये सारी चीजें हटा दी, एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट फॉलो करने में आ गया। अब है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ये आ गया हमारा सेकेंड टॉपिक। सबसे पहले है पॉलिटिकल एंड सोशल अरेंजमेंट ऑफ मिड 18th सेंचुरी यूरोप। मिड 18th सेंचुरी मतलब 1750s एंड सो ऑन के टाइम पे पॉलिटिकल और सोशल अरेंजमेंट कैसा था यूरोप का। सबसे पहले है कि जर्मनी, इटली एंड स्विट्जरलैंड वर डिवाइडेड इनटू किंगडम
डचीज एंड कैंटन्स हुज रूलर्स हैड देयर ऑटोनोमस टेरिटरी, की जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड में बहुत छोटे छोटे किंगडम, छोटे छोटे राज्य थे। ठीक है, हर रूलर की अपनी चलती है, आपस में उनका कोई रिलेशन नहीं है। जैसे पहले इंडिया में भी था, पूरा एक क्या बोलते वो यूनिफाइड थोड़ी था इंडिया, हर किसी का अपना किंगडम है वैसा। ठीक है, फिर ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप वर अंडर ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज विद इन द टेरिटरीज ऑफ विच लिव्ड डाइवर्स पीपल। ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में बहुत सारे ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज थी, और उनके टेरिटरीज के अंदर बहुत तरह के डाइवर्स लोग रहते थे, क्योंकि कोई ऐसी चीज नहीं थी ना कि हंगेरियन लोग हंगरी में रहते हैं, जर्मन लोग जर्मनी में रहते हैं। जो राजा जो जो जगह को कॉन्कर कर रहा है वो अपने देश में उसको ले आता है, उस टेरिटरी को। तो ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज के अंदर बहुत सारे डाइवर्स लोग रहते थे। उसके बाद दे डिड नॉट सी देमसेल्व्स एज शेयरिंग अ कलेक्टिव आइडेंटिटी और कॉमन कल्चर। उनमें वो चीज तब थी नहीं, किसी में नहीं थी कि देशभक्ति है, हम एक देश के, हम एक कम्युनिटी के, कोई कलेक्टिव आइडेंटिटी है या कुछ है, कोई कॉमन कल्चर, ये चीजें उनके दिमाग में ही नहीं थी तब। ठीक है, ऑफन दे इवन स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड बिलोंग टू डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स। बहुत सारे लोगों की लैंग्वेज अलग अलग थे, मतलब एक ही देश का इंसान, एक इंसान दूसरे इंसान से बात नहीं कर सकता, सबके एथनिक ग्रुप्स अलग है। ठीक है, उसके बाद है द हैब्सबर्ग एम्पायर दैट रूल्ड ओवर ऑस्ट्रिया हंगरी वाज अ पैच वर्क ऑफ मेनी डिफरेंट रीजन्स एंड पीपल। और इसका ये एग्जांपल है कि हैब्सबर्ग एम्पायर जो उस टाइम पे ऑस्ट्रिया और हंगरी पे रूल करता था, उसमें पैच वर्क मतलब जैसे अगर कपड़े काट काट के अलग अलग सील दो तो वो पैच वर्क हो गया ना, क्योंकि आपने छोटे छोटे पैच जोड़ दिए। ऐसे ही उसके हैब्सबर्ग एम्पायर में पैच वर्क ऑफ डिफरेंट रीजन्स थे, अलग अलग जगह, अलग अलग भाषा के लोगों के देश के छोटे छोटे टुकड़े इस एम्पायर के अंडर में थे। ठीक है, इन हंगरी half the population spoke Magyar while the other half spoke various dialects, whereas the aristocrats of Galicia spoke Polish। कि हंगरी में आधी पॉपुलेशन एक भाषा बोलती थी जो कि है मैग्यार, फिर बाकी आधा वेरियस छोटी छोटी बोलियां बोलती थी, डायलेक्ट मतलब बोली। ठीक है, फिर जो एरिस्टोक्रेट्स थे गलेशिया के वो पॉलिश बोलते थे। अब है लाइफ ऑफ एरिस्टोक्रेसी, की एरिस्टोक्रेसी की लाइफ कैसी थी उस टाइम पे। दे ओन्ड एस्टेट्स इन द कंट्री साइड एंड टाउन हाउसेस, उन पे बहुत पैसा था, तो वो लोग जो है उनके अपने एस्टेट, फार्म हाउस वगैरह, टाउन हाउसेस, ये सब चीजें होती थी कंट्री साइड में। उसके बाद है दे स्पोक फ्रेंच फॉर डिप्लोमेसी एंड इन हाई सोसाइटी, कि भाई हाई सोसाइटी में या फॉर्मल सेटिंग में वो लोग फ्रेंच में ही बात किया करते थे। उसके बाद देयर फैमिलीज वर कनेक्टेड बाय द टाइज ऑफ मैरिज, और ये अपनी पावर कैसे बढ़ाते थे, एक पावरफुल फैमिली दूसरी पावरफुल फैमिली के साथ मैरिज के टाइज करती थी और इससे अपनी पावर इंक्रीज करती थी। ठीक है, दिस पावरफुल अरिस्टोक्रेसी वॉज हाउ एवर न्यूमेरिकली अ स्मॉल ग्रुप, और ऑब्वियसली ये रिच लोग बहुत कम पॉपुलेशन थी, इनके बहुत कम नंबर में लोग थे। ऑब्वियसली अभी भी द अरिस्टोक्रेसी नहीं होती, बट द रिचेस्ट जो है वो वर्ल्ड के 2% पॉपुलेशन है, उनके पास 80% वेल्थ है, सो ये अभी भी है टू सम लेवल। उसके बाद है द एमरजेंस ऑफ मिडिल क्लास, की मिडिल क्लास पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी, पहले एक बहुत वाइड गैप था रिच और पुअर के बीच में, या तो तुम रिच हो या तो तुम पुअर हो बस। अब है मिडिल क्लास के कहां से इमर्ज हुई। ठीक है, इन द वेस्ट एंड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल यूरोप द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड ट्रेड मेंट द इमरजेंस ऑफ कमर्शियल क्लासेस। सबसे पहले एक चीज मैं बताना चाहती हूँ आप लोगों को, कि अगर आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कमर्शियल क्लासेस है, कमर्शियल क्लासेस हो, वर्किंग क्लास हो, मिडिल क्लास हो, इन सब का एक ही मतलब है, दे आर रेफरिंग टू द इंडस्ट्रियल क्लास हो, दे ऑल मीन द सेम थिंग। ठीक है, तो उस टाइम पे वेस्टर्न और सेंट्रल पार्ट ऑफ यूरोप में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और ट्रेड जब बढ़ रहा था, उसकी ग्रोथ हो रही थी, तो इसका मतलब था कि भाई कमर्शियल क्लास भी इमर्ज होगी। ठीक है, इन इट्स वेक न्यू सोशल ग्रुप द वर्किंग क्लास केम इनटू बीइंग, की इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा था, लोग अब सब फार्म में नहीं काम कर रहे थे, कोई कोई जॉब भी कर रहा था, तो इस चक्कर में एक नई सोशल ग्रुप का इंट्रोडक्शन हुआ जो कि है वर्किंग क्लास। तो द सोशल क्लास वाज मेड अप ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन एंड प्रोफेशनल्स। ये सोशल क्लास बना हुआ था इंडस्ट्रियलिस्ट जो इंडस्ट्री को ओन करते हैं, बिजनेसमैन जो बिजनेस ओन करते हैं, और प्रोफेशनल जो इन बिजनेसेस या इंडस्ट्रीज में काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद है इन सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप दीज ग्रुप्स वर स्मॉलर इन नंबर टिल लेट 19th सेंचुरी। सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में ये ग्रुप बहुत छोटे थे नंबर में,
टिल लेट 19th सेंचुरी, उसके बाद ये नंबर बढ़ने लग गया. It was among the educated liberal middle class that the ideas of national unity and abolition of aristocratic privileges gained popularity. और क्योंकि इनके पास मिडिल क्लास के पास थोड़ा पैसा और थोड़ी एडुकेशन होती थी, कि जैसे पुअर के पास ना एडुकेशन है ना पैसा है, रिच के पास एडुकेशन और बहुत सारा पैसा है, ठीक है, पर मिडिल क्लास है कि ठीक ठाक पैसा भी है, ठीक ठाक एडुकेशन भी है, तो दे वर नॉट स्ट्रगलिंग फॉर सर्वाइवल. और वो एरिस्टोक्रेट भी नहीं थे कि भाई वो अपने बेनिफिट्स को क्यों अबॉलिश करेंगे. तो जो एडुकेटेड मिडिल क्लास थी, लिबरल मिडिल क्लास, इन्हीं लोगों में था देशभक्ति का आइडिया, या हमको एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस को अबॉलिश कराना है वगैरह वगैरह. तो क्योंकि इनको स्ट्रगल नहीं करना पड़ता था अब सर्वाइवल के लिए. उसके बाद है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ होगा, आई एम प्रिटी श्योर, बट एनीवेज ये इसके कॉन्टेक्स्ट में है. अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज मींस कि 18 और 18 से ऊपर का कोई भी इंसान, चाहे वो किसी भी जेंडर का हो, किसी भी सोशल क्लास का हो, अमीर हो, गरीब हो, कुछ भी हो, दे कैन वोट फॉर इन द गवर्नमेंट. ठीक है. अब यहाँ पे देखो, इक्वालिटी बिफोर द लॉ डिड नॉट मीन यूनिवर्सल सफरेज. इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब ये नहीं था कि सबको वोटिंग राइट मिल रहा है. ठीक है. In revolutionary France, the right to vote was exclusive to property owning men. Revolutionary France में वोट करने की जो हक है वो सिर्फ था जिन आदमियों के पास प्रॉपर्टी था. विमेन तो भूल ही जाओ. इन मेन ऑल्सो जिनके पास प्रॉपर्टी है, ओनली देन देम एंड देम ओनली. Only under a brief rule of the Jacobins, all adult males enjoyed suffrage. ठीक है. थोड़े टाइम तक जैकोबिन्स जब रूल कर रहे थे तब सारे अडल्ट मेल्स को वोटिंग राइट मिला था, फीमेल्स को नहीं मिला था, क्योंकि उनको तो कंसिडर ही बाद में किया गया है उस एनीवेज. तो उसके बाद है, however, the Napoleonic Code reduced women to minors subject to the authority of fathers and husbands. और इससे भी बढ़िया एक चीज हुई, नेपोलियनिक को इतने दिन वोटिंग राइट नहीं मिल रहा था और नेपोलियनिक कोड ने क्या किया, विमेन को माइनर्स बना दिया. माइनर कौन होता है बाय स्टेटस? जिसके अपने लीगल राइट्स नहीं होते, एंड जो जिसके लिए कोई और डिसीजन लेता है एज अ गार्जियन, राइट? लाइक इफ यू आर अंडर 18, यू आर अ माइनर, हु टेक्स डिसीजंस फॉर यू? योर पेरेंट्स, राइट? अब इन्होंने विमेन को ही माइनर बना दिया, सब्जेक्ट टू द अथॉरिटी ऑफ फादर एंड हस्बैंड, कि भाई उनके फादर, उनके हस्बैंड उनके डिसीजंस लेंगे, वो अपने डिसीजन खुद नहीं ले सकते, लीगल डिसीजंस. Throughout the 19th and early 20th century, women and non-propertied men organized the opposition movements demanding equal political rights. कि 19th सेंचुरी, पूरा 19th सेंचुरी और अर्ली 20th सेंचुरी में वुमेन ने और जिन मेन के पास प्रॉपर्टी नहीं थे, ये लोग ऑपोजिशन मूवमेंट्स किया करते थे ताकि उन्हें भी इक्वल पॉलिटिकल राइट्स मिले. उसके बाद है, व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर. Ideas of national unity in the early 19th century Europe were closely allied to the ideology of liberalism. कि उस टाइम पे अर्ली 19th सेंचुरी में यूरोप में नेशनल यूनिटी का आइडिया जो था कि हम एक हैं, हमें एकजुट होकर चलना चाहिए, हम एक देश के लोग हैं, ये चीज लिबरलिज्म और नेशनल यूनिटी एक ही था. मतलब समझ लीजिए उस टाइम के हिसाब से वो लिबरलिज्म में उसे काउंट कर लेते थे. ठीक है. द टर्म लिबरलिज्म डिराइव्स फ्रॉम द लैटिन रूट लिबर, मीनिंग फ्री. ठीक है. एंड देन देर इज, फॉर द न्यू मिडिल क्लासेस इट स्टूड फॉर द फ्रीडम फॉर इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी बिफोर द लॉ. अब मिडिल क्लास के लिए इसका मतलब ये था कि भाई हमें फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल, कलेक्टिव फ्रीडम नहीं, इंडिविजुअल फ्रीडम, और इक्वालिटी बिफोर द लॉ, की लॉ के सामने हर इंसान इक्वल है, अमीर गरीब छोटा बड़ा, औरत मर्द अलग नहीं है. उसके बाद, पॉलिटिकली इट एम्फोसाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट ए डेमोक्रेसी. कि पॉलिटिकली इसमें एक बहुत जोर दिया जाता था एक कॉन्सेप्ट में, वो है गवर्नमेंट बाय कंसेंट, इच्छा से बनी हुई गवर्नमेंट, यानी कि डेमोक्रेसी.
ठीक है। सिंस द फ्रेंच रेवोल्यूशन लिबरलिज्म स्टूड फॉर द एंड ऑफ ऑटोक्रेसी एंड क्लेरिकल प्रिविलेजेस, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। और फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम के बाद से लिबरलिज्म का एक सिनोनिमस मीनिंग हो गया था कि भाई ऑटोक्रेसी को हटाओ, राजा रानी के रूल को हटाओ, क्लेरिकल प्रिविलेजेस यानी कि जो एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस और जो चर्च के क्लर्जी के प्रिविलेजेस है ये सब हटाओ, और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लाओ, मतलब सबकी इच्छा इक्वली वैलिड हो, गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए उस पे। उसके बाद है 19th सेंचुरी लिबरल्स वर आल्सो स्ट्रेस्ड द इनवायलेबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। और 19th सेंचुरी के जो लिबरल्स हैं वो जोर दिया करते थे इस बात पे कि भैया हमें भी राइट चाहिए प्राइवेट प्रॉपर्टी का, हमारे पास अगर पैसा है देन वी वांट टू ओन आवर प्रॉपर्टी, हमें हक होना चाहिए। उसके बाद है कि भैया इकोनॉमिक्स फेयर में लिबरलिज्म का क्या मतलब था। सबसे पहले फ्रीडम ऑफ मार्केट्स। फ्रीडम ऑफ मार्केट्स मतलब कि मार्केट पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए, ये बिकेगा वो नहीं बिकेगा, जिसको जो बेचना है वो बेच सकते हैं। ठीक है। अबॉलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल, कि इतना टैक्स, इतना क्या बोलते हैं आपका कस्टम ड्यूटी वगैरह वगैरह जो स्टेट इम्पोज करता था, ये जो रेस्ट्रिक्शंस है ये चीजें हटा दी जाए, अबॉलिश कर दी जाए। उसके बाद है सच कंडीशंस वर व्यूड एज द ऑब्स्टिकल टू इकोनॉमिक एक्सचेंज एंड ग्रोथ। इन चीजों को एक बाधा की तरह देखा जाता था कि भाई इकोनॉमिक एक्सचेंज, इकोनॉमिक लेन देन और इकोनॉमिक ग्रोथ में रुकावट डाल रहा है। ठीक है। फिर ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी दिस वाज द स्ट्रॉन्ग डिमांड ऑफ द इमर्जिंग मिडिल क्लास। और 19th सेंचुरी के दौरान ये जो मैंने जितनी सारी चीजें बोली ये एक स्ट्रॉन्ग डिमांड थी मिडिल क्लास की। उसके बाद है व्हाट वाज द ज़ोल्वेरिन। सबसे पहले इन 1934 एक कस्टम यूनियन बनी थी जिसको कहते थे ज़ोल्वेरिन। कहाँ पे, किससे, किसके इनिशिएटिव से बनी थी, प्रशिया की, एंड वाज जॉइंड बाय मोस्ट ऑफ द जर्मन स्टेट्स। ये कस्टम यूनियन का एक वो कस्टम यूनियन बना था, मतलब कि जो कस्टम्स लगते हैं, कस्टम ड्यूटी वगैरह के रिलेटेड एक ग्रुप यूनियन एसोसिएशन बना था, उसका नाम था ज़ोल्वेरिन। प्रशिया ने इनिशिएट किया था और फिर जर्मन स्टेट्स ने ज्वाइन किया था, तब जर्मनी एक नहीं था। उसके बाद है द यूनियन अबॉलिश्ड टैरिफ बैरियर्स एंड रिड्यूस्ड द नंबर ऑफ करेंसीज फ्रॉम 30 टू 2। कि यूनियन ने क्या किया, सारे टैरिफ बैरियर्स अबॉलिश कर दिए और जितने भी करेंसीज, 30 करेंसीज थी उनको 2 में ले आए। ठीक है। उसके बाद है फ्रेडरिक लिस्ट, द प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ट्यूबिंगन in Germany, wrote in 1834, the aim of Zollverein is to bind the Germans economically into a nation materially as much by protecting its interest externally as by stimulating its internal productivity। इतना कुछ बोला, कुछ समझ नहीं आया होगा। फ्रेडरिक लिस्ट एक प्रोफेसर थे इकोनॉमिक्स के, कहाँ पे, यूनिवर्सिटी ऑफ ट्यूबिंगन इन जर्मनी। उन्होंने ये बात लिखी थी 1834 में, जो कि क्वेश्चन का आंसर भी हो सकता है, व्हाट वाज ज़ोल्वेरिन, व्हाट वाज द एम ऑफ ज़ोल्वेरिन। तो वो कह रहे हैं कि ज़ोल्वेरिन का एम है कि जर्मन्स को इकोनॉमिकली जोड़ के रखें, एक नेशन की तरह, एक नेशन में जोड़ दे, मटीरियली। मटीरियली क्यों, पैसा क्या है, मटीरियली तो है, मटीरियली जोड़े, और सिर्फ पैसे को ना देखे, उनके इंटरेस्ट एक्सटर्नली भी देखे और इंटरनली भी देखे। एक्सटर्नल इंटरेस्ट है जो ऊपर से दिखता है, इंटरनल प्रोडक्टिविटी मतलब कि जॉब मिल रही है कि नहीं, लोग खा पी रहे हैं कि नहीं, किसी को कमी तो नहीं है, वो सब। उसके बाद है द स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म। अब नेपोलियन ने तो इतना कुछ किया, ये उस टाइम के लिए लिबरलिज्म था, बहुत एक्सट्रीम लिबरलिज्म। कंजर्वेटिज्म, जो कंजर्वेटिव लोगों को ये पसंद नहीं आता था। तो स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म देखते हैं। Following the defeat of Napoleon in 1815, European governments were driven by a spirit of conservatism। कि 1815 में नेपोलियन को डिफीट कर लिया गया था, तो यूरोपियन गवर्नमेंट्स जो है उस टाइम पे कंजर्वेटिज्म को एस्टेब्लिश करने में लगे पड़े थे। उसके बाद उस टाइम पे कंजर्वेटिव्स जो थे ये मानते थे कि द ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ स्टेट एंड सोसाइटी, द मोनार्की, द चर्च, सोशल हायरार्कीज, प्रॉपर्टी एंड फैमिली शुड बी प्रिजर्व। तो कंजर्वेटिव लोगों को लगता था भैया ट्रेडिशनल चीजें जो चले आ रही थी सोसाइटी में, मोनार्की, चर्च है, सोशल हायरार्की मतलब कि ये सोशली बड़ा है, बड़ा आदमी है, ये सोशली छोटा आदमी है वाला जो थॉट प्रोसेस है। ठीक है। प्रॉपर्टी की भैया इसको प्रॉपर्टी मिलेगी, उसको नहीं मिलेगी। और जो फैमिली का कॉन्सेप्ट है कि विमेन शुड बी लाइक दिस, अ वाइफ शुड बी लाइक दिस, मैन और हस्बैंड शुड बी लाइक दिस, वगैरह वगैरह, ये सबको प्रिजर्व करो भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है
Most conservatives realized that changes initiated by Napoleon could help modernize traditional institution. ज्यादातर कंजर्वेटिव्स को पर ये लगा कि जो चेंजेस नेपोलियन ने लाए, क्योंकि कुछ चेंजेस तो बहुत सही लाए थे ना उसने, जैसे मेट्रिक सिस्टम एक बना दिया, जो कॉम्प्लिकेटेड गवर्नमेंट सिस्टम्स को सिंपल कर दिया। तो कंजर्वेटिव्स को लगा कि भाई जो नेपोलियन की इनिशिएटिव्स है ना, इससे ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन मॉडर्नाइज हो सकते हैं। ठीक है, तो इट कुड मेक द स्टेट पावर मोर इफेक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग, कि भाई उसके तरीकों को अगर लेके चले तो स्टेट पावर और इफेक्टिव हो जाएगी, मतलब जल्दी काम होगा और बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। A modern army, an efficient bureaucracy, a dynamic economy, the abolition of feudalism and serfdom could strengthen the European autocracies. कि भाई मॉडर्न आर्मी हो, ब्यूरोक्रेसी मतलब कि भाई अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करना है गवर्नमेंट को, तो जो एक के बाद एक ऑफिसर से दूसरे ऑफिसर, एक दूसरे से तीसरे वाला, जो एक के बाद एक का काम है ना प्रोसेस फॉलो करने के लिए, पोस्टिंग्स होती हैं, ऑफिसेज होते हैं, उसको ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं। ठीक है, अगर एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी हुई, डायनामिक इकोनॉमी हुई और फ्यूडलिज्म सर्वडम ये सब हट जाए तो यूरोपियन ऑटोक्रेसी की बहुत मदद होगी भैया, राजा रानियों की। अब आ जाते हैं ट्रीटी ऑफ वियना में, इसी का फॉलो अप है ये ट्रीटी ऑफ वियना। इन 1815 प्राग क्या है? प्रशिया, और रुको, प्रशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया, आई थिंक सो, यस, ऑस्ट्रिया एंड ब्रिटेन, ये वर दीज वर द ग्रेट पावर्स। तो ये आप प्राव करके याद रख सकते हो। सो इन 1815 प्राव हैड कलेक्टिवली डिफीटेड नपोलियन। नपोलियन को किसने डिफीट किया था? ग्रेट पावर्स ने, प्रशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया एंड ब्रिटेन। दे मेट एट वियना टू ड्रॉ अप अ सेटलमेंट फॉर यूरोप। वो वियना पे मिले थे सब लोग, ताकि वो लोग यूरोप के लिए एक सेटलमेंट फॉर्म कर सके, क्योंकि जो नेपोलियन ने किया था वो सारा थोड़ी वो फॉलो करेंगे, उन्हें तो ट्रेडिशनल सिस्टम चाहिए, लिबरलिज्म तो नहीं चाहिए उनको। ठीक है, फिर द कांग्रेस वाज होस्टेड बाय ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिच। ड्यूक मेटरनिच एक बहुत बड़े डिप्लोमेट थे, ही वाज द ऑस्ट्रियन चांसलर उस टाइम पे, उन्होंने ये कांग्रेस होल्ड कराई थी। ठीक है, the delegates drew up the Treaty of Vienna of 1815 with the objective of undoing the changes brought by Napoleonic wars in Europe. Napoleon ने जो भी changes लाए जो उनको नहीं भाया, वो चीजें ट्रीटी ऑफ वियना में चेंज उन्होंने कर दी। अब है चेंजेस ब्रॉट बाय द ट्रीटी ऑफ वियना, की ट्रीटी ऑफ वियना में से क्या चेंजेस आई उसको ड्रॉ अप करने से। सबसे पहले है द बर्बन डायनेस्टी दैट वाज डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन वाज रिस्टोर्ड। कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे जो राजा वगैरह हट गए थे, बर्बन डायनेस्टी डिस्ट्रॉय हो गई थी, उनको वापस पावर मिल गई। ठीक है, फ्रांस लॉस्ट इट्स टेरिटरीज दैट इट हैज एनेक्स्ड अंडर नेपोलियन। नेपोलियन ने फ्रांस के मतलब एज फ्रांस जितने भी देशों को, जितने भी चीजों टेरिटरीज को अपना बनाया था, एनेक्स किया था, उन सब वो टेरिटरीज फ्रांस ने लूज कर दी। उसके बाद है अ सीरीज ऑफ स्टेट्स वर सेट अप ऑन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस टू प्रिवेंट फ्रेंच एक्सपेंशन इन द फ्यूचर। कि फ्रांस के आसपास छोटे छोटे स्टेट्स लगा दिए, क्यों भाई? ताकि आगे जाके फ्रेंच एक्सपेंशन फिर से ना हो। उसके बाद है द नीदरलैंड्स विच इंक्लूडेड बेल्जियम वाज सेट अप इन द नॉर्थ। सो उस टाइम पे जो है नीदरलैंड्स में बेल्जियम भी था, बेल्जियम अब अलग देश है पर तब नीदरलैंड्स में ही वो आता था। ठीक है, वो सेटअप इन द नॉर्थ। जेनोवा वाज एडेड टू पीडमाउंट इन द साउथ। ये कुछ देश वगैरह नॉर्थ और साउथ में लगाए गए थे, आप इनको याद करना अच्छे से। ठीक है, उसके बाद है प्रशिया वाज गिवन इंपॉर्टेंट न्यू टेरिटरीज ऑन इट्स वेस्टर्न फ्रंटियर्स। ऑस्ट्रिया वाज गिवन कंट्रोल ऑफ नॉर्दर्न इटली। कि प्रशिया को बहुत इंपॉर्टेंट टेरिटरीज दी गई वेस्टर्न साइड्स पे, और ऑस्ट्रिया को कंट्रोल दे दिया गया नॉर्दर्न इटली का। ठीक है, ये चेंजेस आई ट्रीटी ऑफ वियना से। अच्छा, और भी है, सॉरी। उसके बाद है द जर्मन कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स सेट अप बाय नेपोलियन वाज लेफ्ट अनटच्ड। रशिया वाज गिवन पार्ट ऑफ पोलैंड एंड प्रशिया वाज गिवन अ पार्ट ऑफ सैक्सनी। कि जर्मन कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स जो नेपोलियन ने सेटअप की थी, वो चीज को उन्होंने नहीं चेंज किया। रशिया को पोलैंड का कुछ पार्ट मिला और प्रशिया को सैक्सनी का कुछ पार्ट मिला। उसके बाद है मोनार्की वाज रिस्टोर्ड एंड अ न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर वाज क्रिएटेड इन यूरोप। लिबरलिज्म कुछ दिन हुआ, पर अब जो ट्रीटी ऑफ वियना है उसने मोनार्की फिर से रिस्टोर कर दी और कंजर्वेटिज्म वापस ले आए यूरोप में।
उसके बाद है फीचर्स ऑफ ऑटोक्रेसी इन 1815 की उस टाइम पे ऑटोक्रेसी कैसी हुआ करती थी, कि उन्होंने भी तो कुछ सीखा होगा कि भैया लोग कैसे हमारे अगेंस्ट रिवोल्ट कर सकते हैं। सबसे पहले शी विल टेल यू द फीचर्स ऑफ ऑटोक्रेसीज। सबसे पहले, दे डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म एंड डिसेंट, कि भैया गवर्नमेंट के नाम पे, गवर्नमेंट के कोई भी डिसीजंस पे आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, गाली गलौज नहीं कर सकते हो, मतलब अच्छी भाषा में भी नहीं बोल सकते, जो हम कर रहे हैं वही सही है, चुपचाप सुन लो, वैसा वाला। Then they sought to curb activities that questioned the legitimacy of autocratic government। कोई ये क्वेश्चन नहीं कर सकता था कि तुम सही कर रहे हो, गलत कर रहे हो, जो कर रहे हैं करने दो, वरना यू विल बी पनिश्ड। ठीक है। उसके बाद है दे इम्पोज्ड सेंसरशिप लॉज टू कंट्रोल व्हाट वाज सेड इन द न्यूज़पेपर, बुक्स, प्लेज एंड सॉन्ग्स। और उन्होंने सेंसरशिप लॉज लगा दिए ये कंट्रोल करने के लिए कि भाई गवर्नमेंट के अगेंस्ट तो कुछ नहीं बोल रहे, कुछ क्रांतिकारी आइडियाज तो नहीं लोगों के दिमाग में डाल रहे हैं, ये सब चीजें स्टॉप करने के लिए सेंसरशिप लॉज लगा दिए। अब है ये पेंटिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये है द क्लब ऑफ थिंकर्स। इट इज एन एनोनिमस कैरिकेचर डेटिंग टू 1820। हमें नहीं पता किसने बनाया है, बट ये 1820 का एक कैरिकेचर है, नाम है क्लब ऑफ थिंकर्स। ठीक है। द फ्लैग ऑन द लेफ्ट, मतलब ये द फ्लैग ऑन द लेफ्ट रीड्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ टूडेज मीटिंग, हाउ लॉन्ग विल बी थिंकिंग अलाउड टू अस। की क्लब ऑफ थिंकर्स है, पर इनका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि भैया आज की मीटिंग में हम ये डिस्कस करेंगे कि कितने लंबे टाइम तक हमें सोचना अलाउड होगा। ठीक है। उसके बाद है जो राइट साइड में बोर्ड है, ये इस पे कुछ लिस्ट ऑफ रूल्स लिखे हैं क्लब के। क्या रूल्स हैं? सबसे पहले, साइलेंस इज द फर्स्ट कमांडमेंट ऑफ दिस लर्नेड सोसाइटी। क्लब ऑफ थिंकर्स है, पर साइलेंस है इस क्लब का सबसे पहला रूल, कि साइलेंस होनी चाहिए इस लर्नेड सोसाइटी में। ठीक है। उसके बाद, टू अवॉइड द इवेंचुअलिटी वेयर बाय अ मेंबर में सकम टू द टेम्पटेशन ऑफ स्पीच, मजल्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द मेंबर्स अपॉन एंटरिंग। और दूसरी चीज लिख रखी है कि भैया आपका बात करने का मन कर जाए, ये टेम्पटेशन, आपको स्पीच की टेम्पटेशन हो, इसको रोकने के लिए मजल्स, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे इन्होंने मुंह पे पता नहीं अजीब अजीब चीजें बांध रखी हैं, ये मजल्स हैं। ये मजल्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड जब मेंबर्स घुसेंगे क्लब के अंदर, तभी उनको पकड़ा दिया जाएगा कि भाई पहन लो। उसके बाद है गुजिब मजीनी। गुजिब मजीनी के बारे में कुछ पॉइंट्स है, क्वेश्चन है आपकी बुक में कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन गुजिब मजीनी, तो इसमें जो मैं बताऊंगी यू कैन राइट दोस पॉइंट्स। ठीक है। गुजिब मजीनी वॉज एन इटालियन रेवोल्यूशनरी, इटालियन क्रांतिकारी थे वो। उसके बाद ही वॉज बोर्न इन जेनोवा इन 1807। ठीक है। जेनोवा में पैदा हुए थे 1807 में। ही बिकेम अ मेंबर ऑफ द सीक्रेट सोसाइटी ऑफ कार्बोनारी, और वो जो है सीक्रेट सोसाइटी थी कार्बोनारी की, रेवोल्यूशनरी सोसाइटी, उसके वो मेंबर थे। ठीक है। ही वॉज सेंट टू एग्जाइल एट द एज ऑफ 24 इन 1831 फॉर अटेम्प्टिंग अ रेवोल्यूशन इन लिंगुरिया। और उन्हें एग्जाइल के लिए भेज दिया गया था एट द एज ऑफ 24 इन 1831। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक रेवोल्यूशन अटेम्प्ट किया था लिंगुरिया में। ठीक है। ही फाउंडेड टू सीक्रेट सोसाइटीज, यंग इटली इन मर्साई एंड यंग यूरोप इन बर्न। उन्होंने दो सीक्रेट सोसाइटीज खुद फॉर्म करी थी, एक थी यंग इटली, वो कहाँ पे करी थी? मर्साई में करी थी। और यंग यूरोप करी थी इन बर्न। उसके बाद है ही बिलीव्ड दैट यूनिफाइड इटली कुड बी द बेसिस ऑफ इटालियन लिबर्टी। उन्हें ये लगता था कि यूनिफाइड इटली, पहले इटालियन छोटे छोटे स्टेट्स हुआ करते थे, एक देश नहीं था वो, तो उन्हें लगता था कि अगर देश को एक कर दिया जाए, इटालियन यूनिफिकेशन कर दिया जाए, तो इससे हमें इटालियंस को लिबर्टी मिलेगी। ठीक है। His oppositions frightened the conservatives. Metternich described him as the most dangerous enemy of our social order. कि वो जो ऑपोजिशंस करता था, ये इससे कंजर्वेटिव्स को डर लगने लग गया था। और जो ड्यूक मेटर्निच था, वो उसको डिस्क्राइब करता था एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। क्वेश्चन आ सकता है कि हु वाज डिस्क्राइब्ड एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हिम स्लैश हर। तो आपको बताना पड़ेगा वो सब। ठीक है। उसके बाद हम आ गए हैं द एज ऑफ रेवोल्यूशंस पे, 1830 से 1848 में हुआ था। ठीक है। रेवोल्यूशनरी इवेंट्स जो इसमें हम कवर करेंगे वो मैं ब्रीफ में बता रही हूँ आपको। पहले, जुलाई रेवोल्यूशन, बेल्जियम ब्रेकिंग अवे फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम्स ऑफ नेदरलैंड्स, नेदरलैंड्स से बेल्जियम कैसे अलग हुआ।
ठीक है, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस सबसे इम्पोर्टेंट। ये दोनों छोटे छोटे से हैं, पता है, जुलाई रेवोल्यूशन और आपका ब्रेकिंग अवे फ्रॉम नीदरलैंड्स, बट ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इज अ बिग टॉपिक एंड इम्पोर्टेंट। साथ ही साथ ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, ये भी ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का ही पार्ट है। ओके, यहाँ पे देखो, जुलाई रेवोल्यूशन में क्या है और बेल्जियम सेपरेशन, पहले जुलाई रेवोल्यूशन पढ़ते हैं। ठीक है, द फर्स्ट अपहीवल टुक प्लेस इन फ्रांस इन 1830। ये जुलाई रेवोल्यूशन फ्रांस में हुआ था, पहला अपहीवल 1830 में हुआ था। ठीक है, द बर्बन डायनेस्टी दैट वाज रिस्टोर्ड इन 1815 वाज ओवरथ्रोन बाय लिबरल रेवोल्यूशनरीज। की बर्बन डायनेस्टी जो फिर से पावर में आ गई थी 1815 में, उनको फिर से ओवरथ्रो कर दिया लिबरल रेवोल्यूशनरी ने, लिबरल क्रांतिकारियों ने। ठीक है, रेवोल्यूशनरीज इंस्टॉल्ड अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की विद लुई फिलिप एज द हेड। अब इस बार इन्होंने क्या किया, डेमोक्रेसी ना लाके कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की ले आए, लुई फिलिप को राजा बना के। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होता है जहां पे राजा और रानी वगैरह होते हैं, लेकिन उनको कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करना पड़ेगा, जो मन में आए वो नहीं कर सकते वो। ठीक है, उसके बाद बेल्जियम, यही था बस जुलाई रेवोल्यूशन। उसके बाद है बेल्जियम का सेपरेशन फ्रॉम नीदरलैंड्स। द जुलाई रेवोल्यूशन स्पार्क्ड एन अपराइजिंग इन ब्रुसेल्स। जुलाई रेवोल्यूशन देख के वहां पे आग लग गई जाके ब्रुसेल्स में। मेटाफोरिक आग, असली आग नहीं, मतलब वहां पे भी लोगों को लगा भैया हम नहीं रह रहे यहाँ पे, तो ब्रसेल्स में ये एक अपराइजिंग स्टार्ट हो गया। दिस लेड टू बेल्जियम ब्रेकिंग अवे फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम्स ऑफ नेदरलैंड्स। और इसी वजह से जो क्रांतिकारी वहां पे हुई, उसकी वजह से नीदरलैंड से वो अलग होके बेल्जियम एज अ कंट्री आ गया। ओके, सो नाउ इज ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। सो ग्रीस हैड बीन अ पार्ट ऑफ द ऑटोमन एम्पायर सिंस द 15th सेंचुरी। ग्रीस जो है ऑटोमन एम्पायर का पार्ट था 15th सेंचुरी से, यानी कि 1400 से, राइट। So nationalist revolutions in Europe sparked of a struggle for independence amongst the Greeks। कि nationalist जो revolutions हो रहे थे यूरोप में, उसकी वजह से एक इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल करने का फीलिंग ग्रीक्स में भी आ गया। ठीक है, उसके बाद ये स्ट्रगल स्टार्ट हुआ कब, इन 1821। द ग्रीक नेशनलिस्ट रिसीव्ड सपोर्ट फ्रॉम अदर ग्रीक्स लिविंग इन एक्साइल। क्योंकि बहुत लोग हैं ना जिनको एज अ पनिशमेंट ऑटोमन रूलर्स ने एक्साइल के लिए भेज दिया, तो जो एक्साइल में रहने वाले ग्रीक्स थे उनको भी सपोर्ट मिला, उनसे भी सपोर्ट मिला ग्रीक नेशनलिस्ट्स को। ठीक है, उसके बाद दे ऑल्सो रिसीव्ड सपोर्ट फ्रॉम मेनी वेस्ट यूरोपियंस हु हैड सिंपैथीज फॉर एंशियंट ग्रीक कल्चर्स। कि बहुत ऐसे कंट्रीज थे, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज थे, जिनसे इनको सपोर्ट मिल रहा था, क्योंकि वो जैसे हमारे लिए हमारी सभ्यता है, ठीक है, उनके सारे यूरोपियन कल्चर्स की जो बेसिस है वो ग्रीक कल्चर है, तो उनकी सिंपैथी थी उसके लिए। उसके बाद पोएट्स एंड आर्टिस्ट लॉर्डेड ग्रीस एज द क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। की जो पोएट्स थे, आर्टिस्ट थे, वो ग्रीस को द क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन बोलते थे। क्रेडल क्या होता है, बच्चों का छोटा सा झूला टाइप बेड होता है, उसे बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद फाइनली द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल रिकॉग्नाइज ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। उसके बाद ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ने ग्रीस को इंडिपेंडेंट नेशन घोषित किया। उसके बाद अब आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स जिनके बारे में आ सकता है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन दिस दैट दोस। ठीक है, तो ये है लॉर्ड बायरन, जिनका लाइफ का टाइमलाइन है फ्रॉम 1788 टू 1824। सबसे पहले लॉर्ड बायरन वाज एन इंग्लिश पोएट बोर्न इन 1788। उसके बाद एट द टाइम ऑफ ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ही ऑर्गेनाइज्ड फंड्स। उन्होंने बहुत से पैसा भी कंट्रीब्यूट किया ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पे। उसके बाद वो भी वॉर पे गए थे, ही ऑल्सो वेंट टू वॉर। ही डाइड देयर ड्यू टू अ फीवर इन 1824। और वो जो वॉर में गए थे वहां पे उन्हें फीवर हो गया था, इसकी वजह से उनकी डेथ हो गई थी 1824 में। उसके बाद एक पेंटिंग है मसैकर एट कियोस, आई होप सो आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्ट। इसकी भी डिस्क्रिप्शन वगैरह आ सकता है अगर आपको ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में कुछ भी पूछे तो। ठीक है, सबसे पहले द मसैकर ऑफ कियोस वाज पेंटेड बाय यूजिन डेलक्वा इन 1824। कि यूजिन डेलक्वा एक पेंटर थे उस टाइम के, उन्होंने मसैकर ऑफ कियोस पेंट किया था 1824 में। उसके बाद ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रेंच पेंटर्स। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंच पेंटर थे।
उसके बाद दिस पेंटिंग डिपिक्ट्स एन इंसिडेंट विच in which 20,000 Greeks were said to have been killed by the Turks on the island of Chios। और इसमें वो दिखा रहे हैं कौन से इंसिडेंट को कि 20,000 ग्रीक्स जो मारे गए थे टर्क्स के द्वारा आइलैंड ऑफ कियोस पे। ठीक है, उसके बाद ही ड्रामेटाइज्ड दिस इंसिडेंट बाय फोकसिंग ऑन द सफरिंग ऑफ विमेन एंड चिल्ड्रन यूजिंग विविड कलर्स। उस टाइम पे ऐसा था ना कि गरीबी का मेन साइन है कि इफ विमेन एंड चिल्ड्रन आर सफरिंग इन अ कंट्री, तो उस हिसाब से वो ड्रामेटाइज कर रहे थे इफेक्ट को। जैसे आप इस पेंटिंग में देख सकते हो, आपको सफरिंग में विमेन ज्यादा दिखेंगी, यहाँ यहाँ यहाँ। आप अपनी बुक में भी देख सकते हो ये है। और उन्होंने बहुत विविड कलर्स यूज करे थे इसमें। उसके बाद Delacroix sought to appeal to the emotions of the spectators and create sympathy for the Greeks। उन्होंने ये पेंटिंग इसलिए बनाई ताकि देखने वाले के मन में इमोशन जागे और ग्रीक्स के लिए सिंपैथी जागे। उसके बाद है रोमांटिसिज्म। रोमांटिसिज्म एक नया कॉन्सेप्ट है जस्ट लाइक नेशनलिज्म। ये बहन जी आपको बताएंगे इसके बारे में। Romanticism was a cultural movement which sought to develop a particular form of national sentiment। रोमांटिसिज्म क्या था? एक कल्चरल मूवमेंट था, ठीक है, जिसके बेसिस पे नेशनल सेंटिमेंट, एक देशभक्ति की भावना बढ़ाने के लिए ये मूवमेंट हुआ था। इसमें क्या होता था? कल्चर प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ अ नेशन। की कल्चर, आर्ट, पोएट्री, ये सब चीजें बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा था नेशनल आइडेंटिटी बनाने के तरफ। ठीक है, आर्ट एंड पोएट्री, स्टोरीज एंड म्यूजिक हेल्प इन द एक्सप्रेशन, हेल्प एक्सप्रेस एंड शेप नेशनल फीलिंग्स। और ये जो आर्ट, पोएट्री, स्टोरी, म्यूजिक, किसी भी तरह का आर्ट फॉर्म जो है, ये नेशनल फीलिंग्स को एक्सप्रेस व शेप देने में हेल्प कर रहा था। यही रोमांटिसिज्म है बेसिकली, देशभक्ति करके अपने देश को, देश के लोगों को और बहादुरी को, देश के लिए सेक्रीफाइस और डिवोशन को वो रोमांटिसाइज करते थे, बहुत ग्लोरीफाई करते थे। ठीक है, रोमांटिक आर्टिस्ट जनरली क्रिटिसाइज द ग्लोरिफिकेशन ऑफ साइंस एंड लॉजिक। जो रोमांटिक आर्टिस्ट थे उनको साइंस, लॉजिक, ज्यादा तर्क वितर्क नहीं पसंद था। ठीक है, इंस्टेड दे फोकस्ड ऑन इमोशंस, इंट्यूशन एंड मिस्टिकल फीलिंग्स। उनका फोकस ज्यादा इमोशंस पे था। ठीक है, उसके बाद है दिस एफर्ट वाज टू क्रिएट अ सेंस ऑफ अ शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज, अ कॉमन कल्चरल पास्ट एज द बेसिस ऑफ द नेशन। ये क्यों करा जा रहा था? ये इसलिए करा जा रहा था कि लोगों के मन में कलेक्टिव हेरिटेज की हमारा एक बहुत रिच हिस्ट्री है और हम सब उस हिस्ट्री में बिलोंग करते हैं, हमारा एक सेम कल्चरल पास्ट है, ये सब चीजों को नेशन के आइडिया का बेसिस बनाया जा सके। उसके बाद है ये भाई साहब जोहान गॉटफ्राइड हर्डर, ही लिव्ड थ्रू 1844 टू 1803। ठीक है, सो जे गॉटफ्राइड वाज अ जर्मन फिलोसोफर, वो एक जर्मन फिलोसोफर थे। ही क्लेम्ड दैट ट्रू जर्मन कल्चर वाज टू बी डिस्कवर्ड अमंग द कॉमन पीपल, दास वोक। ठीक है, उनका ये आइडिया था कि जो ट्रू जर्मन कल्चर है वो आपको अमीरी में या चमक धमक में नहीं मिलेगा, एक्चुअल जर्मन कल्चर आपको कॉमन लोगों के बीच में मिलेगा, और उसको जर्मन में बोलते हैं दास वोक। ठीक है, उसके बाद इट वॉज थ्रू फोक सॉन्ग्स, पोएट्रीज एंड डांसेस दैट द ट्रू स्पिरिट ऑफ द नेशन वोक गीस्ट वॉज पॉपुलराइज्ड। और ये फिर से आर्ट फॉर्म्स का यूज किया जा रहा है, फोक सॉन्ग, पोएट्री, डांस, इसके थ्रू जो स्पिरिट ऑफ द नेशन है, स्पिरिट ऑफ द नेशन जर्मन भाषा में हो गया वोक गीस्ट। ये आइडियाज पॉपुलराइज करी गई आर्ट्स के थ्रू, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ आर्ट के थ्रू। Collecting and recording these forms of folk culture was essential to the project of national building। और नेशन बिल्डिंग, नेशन का आइडिया बिल्डिंग करने के लिए ये जो अलग अलग फोक कल्चर्स है इनको रिकॉर्ड करना किसी ना किसी वे में ये बहुत इंपॉर्टेंट था नेशन बिल्डिंग के लिए उस टाइम पे। अब हैं ग्रिम ब्रदर्स। ये दोनों ही छोटे छोटे आर्टिकल्स में आपको दिखेंगे, पर इन पे क्वेश्चन आ सकता है छोटा मोटा। अब ग्रिम ब्रदर्स कौन है? Jacob and Wilhelm Grimm were two brothers born in 1785 and 1786 respectively in the German city of Hanau। तो ये जो दो भाई हैं इनमें से एक है जेकब ग्रिम, एक है विल्हेम ग्रिम। दोनों भाई थे, एक 1785 में पैदा हुए, एक 1786 में पैदा हुए। कहाँ पे? जर्मन सिटी ऑफ हनाउ।
ठीक है। दे स्पेंड 6 years traveling from village to village writing down fairy tales which were passed down by generations. They published their first book in 1812 कि 6 सालों तक वो गांव से गांव तक जाते रहे, उधर में जो छोटे मोटे फेरी टेल्स स्टोरीज थी, फोक टेल्स थी, उनको उन्होंने सुना, लिखा और फिर उसको एक बुक में पब्लिश कर दिया 1812 में, क्योंकि वो जर्मन कल्चर को कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। Both brothers became active in liberal politics and saw फ्रेंच डोमिनेशन एज अ थ्रेट टू जर्मन कल्चर। दोनों ही बाद में लिबरल पॉलिटिक्स के एक्टिव मेंबर्स बन गए थे, और फ्रांस का डोमिनेशन यूरोपियन देशों पे उनको एक जर्मन कल्चर पे थ्रेट लगता था कि हमारा कल्चर दब जाएगा इन सब के चक्कर में। ठीक है। उसके बाद दे कंसिडर्ड देयर वर्क एज अ पार्ट ऑफ द वाइडर एफर्ट टू अपोज फ्रेंच डोमिनेशन एंड क्रिएट अ जर्मन नेशनल आइडेंटिटी। वो जो काम करते थे, वो जो बुक्स प्रिंट करते थे, वो उसको एक एफर्ट समझते थे, एक क्या बोलते हैं, हिस्सा समझते थे एक वाइडर एफर्ट का। क्या वाइडर एफर्ट? कि भाई फ्रेंच डोमिनेशन हम नहीं होने देंगे और एक जर्मन नेशनल आइडेंटिटी क्रिएट करेंगे। अब है कि भैया जो पोलैंड है वो ऑक्यूपाई हो गया था रशिया के द्वारा, आपने पढ़ा उसमें ट्रीटी ऑफ वियना में। तो भाई उनका भी तो कल्चर एंडेंजर हो रहा है, तो कैसे पोलिश कल्चर एज अ सिंबल ऑफ स्ट्रगल इमर्ज हुआ? ठीक है। सबसे पहले पोलैंड हैड बीन पार्टीशन्ड बाय द ग्रेट पावर्स, प्राग के द्वारा। ऑस्ट्रिया भी, ब्रिटेन भी आएगा इसमें। ठीक है। ग्रेट पावर्स ने पार्टीशन कर दिया पोलैंड को बाय द एंड ऑफ 18th century। ठीक है। आफ्टर द रशियन ऑक्यूपेशन द पोलिश लैंग्वेज वाज फोर्स्ड आउट ऑफ स्कूल्स एंड रशियन वाज इम्पोज्ड एवरीवेयर। ऑब्वियसली रशिया ने कैप्चर किया है पोलैंड को, जितना भी पार्ट, वो पार्ट में पोलिश लैंग्वेज नहीं यूज कर सकते, स्कूल में नहीं, कहीं नहीं, और रशियन हर चीज में यूज करनी है। तो in 1831 an armed rebellion against the Russian rule took place which was ultimately crushed। और 1831 में एक आर्म्ड रेबिलियन, मतलब वेपन्स के साथ एक रेबिलियन हुआ था रशियन रूल के अगेंस्ट, पर उसको उन्होंने क्रश कर दिया, खत्म कर दिया। ठीक है। फॉलोइंग दिस मेनी पोलिश क्लर्जी बिगेन टू यूज लैंग्वेज एज अ वेपन ऑफ नेशनल रेजिस्टेंस बाय यूजिंग पोलिश टू प्रीच। पर इसमें क्या किया, बहुत पोलिश क्लर्जी यानी कि चर्च के जो प्रीस्ट वगैरह वगैरह होते हैं, इन्होंने क्या किया, अपने भाषा को वेपन की तरह यूज करना शुरू कर दिया कि हम आपके सामने नहीं झुकने वाले। उन्होंने जो अपनी प्रीचिंग्स है, टीचिंग्स है, वो पॉलिश में देनी शुरू कर दी कि हम रशियन नहीं यूज करेंगे। उसके बाद एज अ रिजल्ट a large number of priests and bishops were put in jail or sent to Siberia by the Russian authorities as punishment। और इसलिए बहुत सारे प्रीस्ट बिशप, मतलब जो चर्च के मेंबर्स होते हैं, उनको इसी एक्टिविटी की वजह से जेल में डाला गया या साइबेरिया में एग्जाइल कर दिया गया एज अ पनिशमेंट। ठीक है। उसके बाद ऑल द पोलैंड वॉज नो लॉन्गर एन इंडिपेंडेंट टेरिटरी, इट सेलिब्रेटेड इट नेशनलिस्ट फीलिंग्स थ्रू म्यूजिक एंड लैंग्वेज। कि ऑल दो अब पोलैंड एक इंडिपेंडेंट टेरिटरी नहीं थी, पर वो अपनी नेशनलिस्ट फीलिंग, अपने भाषा कल्चर को लेके जो नेशनलिस्ट फीलिंग है, उसको सेलिब्रेट करती थी म्यूजिक के थ्रू और भाषा के थ्रू। कैसे, देखो इसका एग्जाम्पल है, जैसे कैरल कुरपिंस्की सेलिब्रेटेड द नेशनल स्ट्रगल थ्रू हिज ओपेराज एंड म्यूजिक। ही टर्न्ड पोलनीज एंड मजूरका फोक डांसेस इनटू नेशनल सिंबल। कैरल कुपिंस्की जो थे एक बहुत ही फेमस सिंगर स्लैश आर्टिस्ट थे बेसिकली। ठीक है। उन्होंने क्या किया, जो उनके ओपराज हैं, म्यूजिक है, इन सब चीजों को नेशनल स्ट्रगल का सिंबल बनाया, उसको सेलिब्रेट करने के लिए यूज किया। और दो फोक डांसेस होते हैं पोलैंड के, एक पोलनीज, एक है मजूरका, इन दोनों को नेशनलिस्ट सिंबल बनाया पोलैंड का। दैट वाज अबाउट पोलैंड। उसके बाद है हार्डशिप्स फेस्ड बाय द यूरोपियंस। सबसे पहले कि द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th century सॉ एन एनॉर्मस इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ यूरोप। कि जो फर्स्ट हाफ ऑफ 19th century मतलब 1800 से 1850 तक एक बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ, किसके पॉपुलेशन में? यूरोप के पॉपुलेशन में। मोस्ट कंट्रीज देयर वर मोर जॉब सीकर्स देन एम्प्लॉयमेंट। ज्यादा लोग थे जिनको नौकरी चाहिए थी और नौकरियां कम थी। ठीक है। Population from rural areas migrated to cities to live in overcrowded slums। और इसी कारणवश रूरल यानी कि गांव वगैरह से लोग उठ के शहरों में आते थे, पर शहरों में भी उन्हें स्लम्स में रहना पड़ रहा था। ठीक है। स्मॉल प्रोड्यूसर्स इन टाउन्स वर ऑफन फेस्ड विद स्टिफ कंपटीशन फ्रॉम इंपोर्ट्स of cheap machine made goods from England where industrialization was more advanced than on the continent। और जो छोटे मोटे प्रोड्यूसर थे टाउन्स में, जो अपने हाथ से बनाते थे या लेबर के थ्रू बनाते थे, इनको बहुत ज्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ता था।
क्यों? क्योंकि इंग्लैंड से सस्ती चीजें बन के आ रही थी मशीन से, क्योंकि वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन ज्यादा एडवांस था बाकी सारे यूरोप के कंपैरिजन में। ठीक है, उसके बाद इन दोज रीजन्स वेयर द अरिस्टोक्रेसी स्टिल एंजॉयड पावर, पीजेंट्स स्ट्रगल्ड अंडर द बर्डन ऑफ फ्यूडल ड्यूज एंड ऑब्लिगेशन। और जहां जहां अभी भी अरिस्टोक्रेसी थी, जहां जहां अभी भी राजा वगैरह थे, उनकी पावर थी, तो वहां पे पीजेंट्स वगैरह स्ट्रगल करते थे अभी भी फ्यूडल ड्यूज ऑब्लिगेशन वगैरह वगैरह को लेके। उसके बाद है द राइज ऑफ फूड प्राइजेस और अ ईयर ऑफ बैड हार्वेस्ट लेड टू वाइड स्प्रेड पॉपुलिज्म इन टाउन एंड कंट्री। और क्या बोलते हैं, अगर फूड प्राइसेस बढ़ जाएं कभी, या फिर एक साल बुरा हार्वेस्ट हो जाए, तो इसकी वजह से गरीबी और बढ़ जाती थी पूरे देश में। पॉपुलिज्म मतलब गरीबी, पॉवर्टी। अब फ्रांस एज अ रिपब्लिक, जब फ्रांस रिपब्लिक बन गया तो उसके बाद क्या हुआ वहां पे? ड्यू टू द इकोनॉमिक क्राइसिस देयर वाज एन अपराइजिंग इन फ्रांस विच फोर्स्ड लुई फिलिप टू फ्ली। क्या बोलते, इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ, लोगों को गुस्सा आया, वहां पे फ्रांस में अपराइजिंग हुआ, तो लुई फिलिप को भाग जाना पड़ा वहां से। ठीक है, नेशनल असेंबली प्रोक्लेम्ड फ्रांस एज अ रिपब्लिक। नेशनल असेंबली ने क्या किया, फ्रांस को अब रिपब्लिक बना दिया। ठीक है, उसके बाद द असेंबली ऑल्सो ग्रांटेड सफरेज टू ऑल अडल्ट मेल्स अबाउट 21। अब जो है प्रॉपर्टी ओनिंग मेन वाला जो फर्क था वोटिंग को लेके वो हट गया। हर किसी को सफरेज यानी कि वोटिंग राइट मिल गया, जो भी एक अडल्ट मेल है अबव द एज ऑफ 21। इट गारंटीड द राइट टू वर्क टू द पीपल, कि भाई तुम्हें काम मिलेगा, इसका तुम्हें हक है पूरा पूरा। और नेशनल वर्कशॉप्स टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट वर सेटअप, की भाई हमें क्या बोलते हैं, नौकरी देने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे नेशनल वर्कशॉप भी सेटअप किए। अब है पीजेंट्स अपराइजिंग इन सिलेसिया, इस पे क्वेश्चन आता है एंड इट्स अ इम्पोर्टेंट टॉपिक। देखो ये है आपकी पेंटिंग अपराइजिंग इन सिलेसिया। इसमें क्या हुआ, इन सिलेसिया में क्या था कि कॉटन वीविंग सबसे बड़ा ऑक्यूपेशन था, लेकिन वहां पे वर्कर्स की बहुत मिजरी थी, बहुत बुरी हालत थी। ठीक है, उसके बाद वहां पे क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्टर्स ने दे टुक एडवांटेज ऑफ द डेस्परेट नीड ऑफ जॉब्स बाय लोअरिंग द प्राइसेस ऑफ द गुड्स। कॉन्ट्रैक्टर ने इसका फायदा उठाया कि भाई सबको नौकरी चाहिए, तो उन्होंने क्या किया, जो प्राइस जिस पे वो चीजें बेचेंगे सिलेसिया के पीजेंट्स, उसका प्राइस घटा दिया उन्होंने। ठीक है, on 4th June at 2 p.m., a large crowd of weavers reached the mansion of the contractors demanding higher wages। और 4th June at 2 p.m., ये डेट टाइम वगैरह याद रखना है। एक बड़ा क्राउड वीवर्स का पहुंच गया कॉन्ट्रैक्टर के मेंशंस पे हायर वेज डिमांड करने। ठीक है, और when treated with scorn and threats, groups of them forced their way into the mansion। They destroyed all the furniture, windows and porcelain, plundered the storehouse and tore clothes into shreds। और फिर ऑब्वियसली तो वो बोलेंगे और कॉन्ट्रैक्टर सुन लेगा, ऐसा तो नहीं है। उनको जब डाटा फटकारा, उल्टा सीधा बोला, तो कुछ ग्रुप ऑफ देम उन्होंने क्या किया, मेंशन के अंदर घुस गए, जबरदस्ती सारा फर्नीचर बर्बाद कर दिया, विंडो तोड़ दी, पोर्सिलेन का जो डेकोरेटिव्स होते हैं सब तोड़ दिया। स्टोर हाउस होता है यूरोपियन घरों में, कि भाई जो मतलब राशन होता है उसमें रखते हैं, वो स्टोर हाउस पूरा प्लंडर, चोरी कर लिया, सारे कपड़े वपड़े पर्दे सब फाड़ दिए उन्होंने। ठीक है, उसके बाद द कॉन्ट्रैक्टर्स फ्लेड टू द नेबरिंग विलेज विच रिफ्यूज्ड देम शेल्टर। और कॉन्ट्रैक्टर्स भाग गए नेबरिंग विलेज में, पर उन्होंने भी मना कर दिया, हम नहीं देंगे तुमको शेल्टर। ठीक है, इन 24 आवर्स ही रिटर्न्ड हैविंग रिक्विजनड द आर्मी हैविंग 11 वीवर्स टू बी शॉट डेड। और 24 घंटे के अंदर अंदर वो आया आर्मी के साथ, और उसकी वजह से क्या हुआ, 11 वीवर्स को गोली मार के मार डाला। ठीक है, उसके बाद है ये इंसिडेंट कब हुआ था, जैसे ये स्टार्ट कब है तो 2 p.m. है, पर वैसे डेट और ईयर है 4th June 1848। अब है 1848 द रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। 1848 में द रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स टुक प्लेस। ठीक है, क्या है इसमें, पैरेलल टू द रेवोल्यूशन ऑफ द पुअर अनएम्प्लॉयड एंड स्टार्विंग इन द ईयर 1848, अ रेवोल्यूशन लेड बाय द एडुकेटेड मिडिल क्लास वाज अंडरवे। अब गरीब लोग, अनएम्प्लॉयड लोग, ये तो अपने रेवोल्यूशन कर रहे थे 1848 में, यही देख के मिडिल क्लास ने भी शुरू कर दिया अपना। ठीक है, in the parts of Europe where independent nation states did not exist yet, Germany, Italy, Poland, Austro-Hungarian Empire, etc., the liberal middle classes combined their demands for constitutionalism and national unification। जहां जहां पे अभी भी राजा रानी वाला सिस्टम था, इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट नहीं था, वहां पे जो लिबरल मिडिल क्लास था उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की मांग करी और नेशनल यूनिफिकेशन, मतलब ये जो छोटे छोटे जर्मन स्टेट, इटालियन स्टेट है, इनको एक देश बनाने की मांग करी। उसके बाद है
कि दे टुक एडवांटेज ऑफ द पॉपुलर अनरेस्ट टू पुश देयर डिमांड्स फॉर क्रिएशन ऑफ अ नेशन विद पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल। और ये जो इतना सारा देश में ऑलरेडी अनस्टेबिलिटी थी, इसका उन्होंने फायदा उठाया ताकि वो अपनी डिमांड के लिए जोर दे पाए कि भैया नेशन स्टेट बनाओ, पार्लियामेंट होना चाहिए, वो सब होना चाहिए। ठीक है, देयर डिमांड्स वर अ कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रीडम ऑफ द प्रेस एंड फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। तीन डिमांड्स थी, कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, प्रेस की फ्रीडम चाहिए, जो मन में आए हम मीडिया में बोल सकते हैं, आप अपने हिसाब से उसको मैनिपुलेट नहीं कर सकते हो। और फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन को, मतलब ये जो जैकोबिन क्लब है ये वो हमें छुप के ना बनाना पड़े, हम अपनी मर्जी से बना सकते हैं। अब ये है एक आर्टिकल आपकी बुक में, हाउ आर लिबर्टी एंड इक्वालिटी फॉर वुमेन टू बी डिफाइंड। इसमें बेसिकली ये दिया हुआ है कि सबसे पहले ये कार्ल वेलकर जो है बकवास कर रहे हैं, लिबरल पॉलिटिशियन है, ये ऐसी बात करते थे कि भैया नेचर हैज क्रिएटेड मेन एंड वुमेन टू कैरी आउट डिफरेंट फंक्शन, कि भाई नेचर ने मेन एंड वुमेन को अलग अलग फंक्शन कैरी आउट करने के लिए बोला है। भाई मैन इज द स्ट्रोंगर बोल्डर एंड फ्रीयर ऑफ द टू, उनको बाहर के काम करने हैं। ठीक है, और विमेन है वो वीक है, डिपेंडेंट है, टिमिड है, उनको प्रोटेक्शन की जरूरत है मैन की। एंड दे हैव टू, दैट इज व्हाई दे हैव टू टेक केयर ऑफ द होम, दे हैव टू टेक केयर ऑफ द चाइल्ड एंड नर्चर द फैमिली, बिकॉज उनका उतना ही कैपेसिटी है। ठीक है, तो वगैरह वगैरह इनके हिसाब से ये था कि भैया वोटिंग राइट दे दिया विमेन को, तो फैमिली का जो नोशन है कि वाइफ शुड बी लाइक दिस, हस्बैंड शुड बी लाइक दिस, ये तो खराब हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ, इसका कुछ काउंटर अटैक समझ लो। लुई ऑटो पीटर्स जो कि एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे और वो जो एक फेमिनिस्ट थे, ठीक है, उन्होंने लिखा था कि भाई let us ask how many men possessed by the thoughts of living and dying for the sake of liberty would prepare to fight for the freedom of the entire people of all human beings. When asked this question, they would all too easily respond with a yes, though their untiring efforts are intended for the benefit of only half of the humanity, men. But liberty is indivisible. Free men therefore must not tolerate to be surrounded by the unfree. वो कह रहे हैं कि भाई अभी अगर मैं किसी से पूछने जाऊं लोगों को कि भाई तुम अपनी जान देने के लिए तैयार हो कि नहीं देश के लिए, लिबर्टी के लिए, तो अभी हाँ 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 करने लग जाएंगे। लेकिन वो अगर हम पूछे कि फॉर ऑल ह्यूमन बींग्स, तो भी हाँ बोलेंगे, पर वो एक्चुअली सिर्फ हाफ द पॉपुलेशन के लिए लड़ रहे हैं, सिर्फ मेन के लिए लड़ रहे हैं, फीमेल पॉपुलेशन को वो फ्रीडम नहीं दे रहे। पर वो कह रहे फ्रीडम सबकी होती है, फ्रीडम को आप डिवाइड नहीं कर सकते, तो इसलिए जो फ्री मैन है, जो खुद फ्रीडम में है, वो अनफ्री को टॉलरेट उन्हें नहीं करना चाहिए, उन्हें उनको भी फ्रीडम दिलानी चाहिए। ठीक है, उसके बाद एन एनोनिमस रीडर ऑफ द सेम न्यूज़पेपर सेंड द फॉलोइंग लेटर, कि एक एनोनिमस लेटर आया कि भाई ये एक बहुत ही रिडिकुलस आइडिया है कि भाई एक वो पढ़ी लिखी औरत जिसके पास अपने पास प्रॉपर्टी है उसको वोटिंग राइट ना मिले, पर एक अनपढ़ गवार आदमी जिसको कुछ नहीं आता उसको वोटिंग राइट मिले। दिस इज वेरी वेरी रॉन्ग, और फ्रीडम सबकी होती है, हाफ पॉपुलेशन को दे रहे हो, तो दिस इज हिपोक्रेसी। ठीक है, दिस इज द बेसिक क्रक्स ऑफ दिस। उसके बाद है फ्रेमिंग ऑफ द जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कि जस्ट अ सेकेंड, सबसे पहले इन द जर्मन रीजन्स अ लार्ज नंबर ऑफ एडुकेटेड मिडिल क्लास पॉपुलेशन गैदर्ड इन द सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट टू वोट फॉर एन ऑल जर्मन नेशनल असेंबली। कि जर्मन रीजन्स में एक बहुत बड़ा नंबर ऑफ एडुकेटेड मिडिल क्लास की पॉपुलेशन फ्रैंकफर्ट में गैदर हुई थी, किस लिए वोट करने, जर्मन नेशनल असेंबली के लिए वोट करने। ठीक है, ऑन द 18th of May 1848, 831 elected representatives marched in a festive procession to take their places in the Frankfurt Parliament convened in the Church of Saint Paul। कि 18th में 1848 में 831 इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव एक फेस्टिव प्रोसेशन, फेस्टिव झांकी में अपनी फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में अपनी जगह लेने जा रहे थे। और वो पार्लियामेंट कहाँ बिठाई गई थी, चर्च ऑफ सेंट पॉल, जो कि आपको इधर इस पेंटिंग में दिख रही है। ठीक है, दे ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ जर्मन नेशन टू बी हेडेड बाय अ मोनार्की सब्जेक्ट टू अ पार्लियामेंट। कि वो एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहते थे जर्मन नेशन के लिए, जो कि बेसिकली टू बी हेडेड बाय अ मोनार्की सब्जेक्टेड टू अ पार्लियामेंट, की कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की वाली कॉन्स्टिट्यूशन लिखने वाले थे वो लोग। When deputies offered the crown on these terms to Frederick Wilhelm IV, the King of Prussia, he rejected it and joined other monarchs to oppose the elected assembly। और यही तरीके से जब क्राउन ऑफर करा, फ्रेडरिक विलियम जो राजा थे प्रशिया के उस टाइम पे, उन्होंने ये बात मना कर दी, नहीं भाई मेरे को नहीं चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, और दूसरे मोनार्क के साथ जुड़ के वो इलेक्टेड असेंबली को अपोज करने लग गए।
उसके बाद एज द अपोजिशन ऑफ द ऑटोक्रेसी एंड मिलिट्री स्ट्रेंथन द सोशल बेसिस ऑफ द पार्लियामेंट इरोडेड, और जब भी ऑटोक्रेसी और मिलिट्री की स्ट्रेंथ बढ़ गई जो इनको अपोज कर रहे थे, ठीक है, तो जो सोशल बेसिस था पार्लियामेंट का वही खत्म हो गया। ठीक है, द पार्लियामेंट वॉज डोमिनेटेड बाय द मिडिल क्लासेस हु रेजिस्टेड द डिमांड्स ऑफ वर्कर्स एंड आर्टिजन, दस कॉन्सिक्वेंटली लॉस्ट देयर सपोर्ट। अब इन्होंने भी एक बहुत अच्छा काम किया, सार्केस्टिकली स्पीकिंग, कि पार्लियामेंट जो है, मिडिल क्लास लोग ज्यादा थे पार्लियामेंट में, उन्होंने जो है पीजेंट्स, वर्कर, आर्टिजन, इनकी डिमांड्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस ही नहीं दी, तो उनका सपोर्ट भी उन्होंने धीरे धीरे लूज कर दिया, तो इसलिए उनका ये फेल हो गया काइंड ऑफ। अब है इन द एंड ट्रूप्स वर कॉल्ड एंड द असेंबली वाज फोर्स्ड टू डिसबैंड, कि एंड में ट्रूप्स को बुलाया और ये असेंबली डिसबैंड हो गई, खत्म हो गई। अब देखो ये एक पेंटिंग है जो साइड में अभी आपको दिख रही थी, उसका डिस्क्रिप्शन वगैरह आता है, तो इसलिए द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट इन द चर्च ऑफ सेंट पॉल, ये आपकी है प्रिंट। अब देखो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर स्क्वायर कर रखा है, ये क्या है, ये है जर्मेनिया एलिगरी ऑफ जर्मनी। ठीक है, एलिगरी आपने पढ़ा है नाइन्थ में, फ्रांस की क्या थी, मैरियन, तो जर्मनी की क्या है, जर्मेनिया। ठीक है, वही है सेंट पॉल के चर्च में से ऊपर बना रखी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको दिखेगा कि दो फ्लैग लगा रखे हैं दो। ठीक है, वो कौन सा फ्लैग है, इट इज द फ्लैग ऑफ द लिबरल नेशनलिस्ट। अब ये जर्मनी का फ्लैग है, पर उस टाइम पे तो जर्मनी नहीं थी ना यूनिफाइड, तो ये थी फ्लैग ऑफ द लिबरल नेशनलिस्ट। उसके बाद यहाँ पे जो हाईलाइटेड पोर्शन है वहां पे कौन लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पे बैठे हुए विमेन ऑन दी अपर गैलरी एज विजिटर। विमेन को पार्टिसिपेट करना अलाउड नहीं था पार्लियामेंट में, बट दे कैन सिट एज अ विजिटर इन द अपर गैलरी, यही था बेसिक। अब है कंसेशंस बाय द क्राउन। अब इतने सारे अपराइजिंग वगैरह हुए थे, तो उनको भी पता चल गया मोनार्की को कि हम हमें इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट होने से नहीं चलेगा, कुछ चीजें हमें हटानी पड़ेगी। सबसे पहले है दो द कंजर्वेटिव फोर्सेस वर एबल टू सप्रेस लिबरल मूवमेंट्स दे कुड नॉट रिस्टोर ओल्ड ऑर्डर, कि कंजर्वेटिव फोर्सेस ने लिबरल मूवमेंट्स को रोक तो दिया, लेकिन उन्हें भी पता था कि जो पहले वाली जो मेंटालिटी थी ना इंसान की, जो हर चीज मान लेती थी, वो चीज अब नहीं होने वाला। ठीक है, कि monarchies realize that this cycle of revolution and repression can only be ended by granting concession to the liberal nationalists। उनको ये समझ आ गया कि अगर हमने वैसा ही करते रहे, हम जैसे कर रहे हैं, तो ये बार बार रेवोल्यूशन होगा, हम उसको दबाएंगे, फिर रेवोल्यूशन होगा, यही चलता रहेगा। तो उन्होंने कुछ कुछ लिबर्टीज दे दी, कुछ कुछ कंसेशन दे दी लिबरल नेशनलिस्ट को। क्या दिया, in the years after 1848, the Central and East European autocracies began to introduce changes that already existed in the Western Europe before 1815। कि 1848 के बाद सेंट्रल और ईस्ट यूरोप में जो ऑटोक्रेसी थी, उन्होंने वो चेंजेस लाए जो ऑलरेडी वेस्टर्न यूरोप में 1815 से था, कि भाई एक ही मेट्रिक सिस्टम होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव सिंपल होगा, वगैरह वगैरह, जो भी सिंपल चीजें करते थे वो लोग। ठीक है, thus serfdom, bonded and bonded labor were abolished both in Habsburg dominion and Russia। ठीक है, कि इसलिए जो स्लेव्स वाला सिस्टम था, सर्फडम था, बॉन्डेड लेबर था, ये सब चीजें हटा दी उन्होंने हैब्सबर्ग डोमिनियन और रशिया में। उसके बाद है द हैब्सबर्ग रूलर्स ग्रांटेड मोर ऑटोनॉमी टू हंगेरियंस इन 1867। और जो हैब्सबर्ग रूलर्स थे, ऑटोनॉमी मतलब ज्यादा हक कि अपने हिसाब से करने का हक दे दिया थोड़ा ज्यादा हंगेरियंस को, कब, 1867 में। अब है द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। सो नेक्स्ट अब बात करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे जर्मन यूनिफिकेशन की। ये है कुछ एक पेंटिंग। It started with the liberal nationalist movement of 1814 with the formation of Frankfurt Parliament. However, the initiative was repressed by the monarchy and military supported by the Junkers of Prussia। कि जो लिबरल नेशनलिस्ट के मूवमेंट से जो हुए थे 1848 में, इसी से स्टार्ट हुआ था किसका फॉर्मेशन, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का फॉर्मेशन, जो अभी हमने बात करी। ठीक है, इससे पहले जो पेंटिंग वगैरह देख रहे थे, पर ये तो ये इनिशिएटिव तो सरप्रेस हो गया था, राजा वगैरह ने सप्रेस कर दिया था मिलिट्री के साथ मिलके। इसको सपोर्ट कौन करता था, इसको सपोर्टेड बाय द जंकर्स ऑफ प्रशिया। ठीक है, फ्रॉम देन ऑन प्रशिया टुक ऑन द लीडरशिप ऑफ मूवमेंट ऑन द नेशनल यूनिफिकेशन। उसके बाद से प्रशिया ने जो है नेशनल यूनिफिकेशन का जो मूवमेंट है, इसकी लीडरशिप प्रशिया ने ले ली।
ठीक है। द रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉज हैंडेड ओवर टू चीफ मिनिस्टर ऑटो वॉन बिस्मार्क अलॉन्ग विद द प्रशियन आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी, कि इस चीज की ये जर्मन यूनिफिकेशन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो चीफ मिनिस्टर को दी गई। उस टाइम के कौन थे वो? ऑटो वॉन बिस्मार्क। उस उनके साथ साथ प्रशियन आर्मी को भी और ब्यूरोक्रेसी को भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी गई। ठीक है। Bismarck led the three wars over a period of 7 years with Austria, Denmark and France that ended in Prussian victory. Bismarck ने तीन वॉर्स लड़े 7 साल के पीरियड में, एक ऑस्ट्रिया, एक डेनमार्क, एक फ्रांस के साथ, सब में प्रशिया जीता। ठीक है। फाइनली जर्मनी गॉट यूनिफाइड इन जनवरी ऑफ 1871। अब जर्मनी एक देश बन गया 1871 की जनवरी में। अब है क्या? द प्रशियन किंग विलियम द फर्स्ट वॉज प्रोक्लेम्ड द जर्मन एम्पर इन अ सेरेमनी हेल्ड एट वर्साई ऑन द 18th ऑफ जनवरी 1871। की प्रशियन किंग जो थे विलियम द फर्स्ट, उनको जर्मन एम्पर बना दिया किस एक सेरेमनी हेल्ड करके वर्साई में। कब? 18th ऑफ जनवरी 1871। अब आ जाते हैं कि भाई इटालियन यूनिफिकेशन के पहले क्या पॉलिटिकल सिचुएशन था इटली का, इटालियन स्टेट्स का। बिफोर जर्मनी इटली ऑल्सो टू हैड अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ फ्रेगमेंटेशन, की जर्मनी भी बहुत जैसे छोटे छोटे हिस्से में फ्रेगमेंटेड था ना, टूटा हुआ था, वैसे ही इटली का भी सेम हिस्ट्री थी। Italians were scattered over several dynastic states as well as multinational Habsburg Empire. Italians छोटे 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 dynastic states में बटे हुए थे और multinational Habsburg Empire में भी कुछ part of Italy हुआ करता था। ठीक है। During the middle of the 19th century, Italy was divided into 7 states, of which only one, Sardinia Piedmont, was ruled by an Italian princely house. कि जो 19th सेंचुरी के बीच का टाइम था, उस टाइम पे इटली जो है 7 स्टेट्स में डिवाइडेड था। उसमें से सिर्फ एक ही स्टेट में एक इटालियन प्रिंस रूल करता था। वो कौन सा था? सार्डिनिया पीडमोंट। बाकी जगह पे अलग अलग रूलर है, कहीं स्पेनिश रूलर है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। ठीक है। द नॉर्थ वॉज अंडर ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग, द सेंटर वॉज रूल्ड बाय द पोप एंड द सदर्न रीजन्स वर अंडर द डोमिनियन ऑफ द बर्बर किंग्स ऑफ स्पेन। कि नॉर्दर्न साइड ऑफ इटली जो थी ऑस्ट्रियन जो हैब्सबर्ग एम्पायर था वो रूल कर रहे थे। सेंटर में पोप रूल कर रहा था। पोप ऐसे बेसिकली एक सबसे हाईएस्ट रिलीजियस लीडर होता है क्रिश्चियनिटी में। और सदर्न रीजन्स पे जो है बर्बन किंग्स जो थे स्पेन के, वो लोग रूल कर रहे थे। ठीक है। इवन द इटालियन लैंग्वेज हैड नॉट एक्वायर्ड वन कॉमन फॉर्म एंड स्टिल हैड मेनी रीजनल एंड लोकल वेरिएशंस। और इतना फर्क था कि इटालियन लैंग्वेज भी सेम नहीं थी हर जगह पे थोड़ा 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 फर्क था, बिकॉज ऑफ कि भाई दूसरी भाषा मिक्स हो जा रही थी सबके साथ। अब है इनिशिएटिव बाय गुजीफ मजीनी। जैसे हमने पढ़ा वो इटालियन रेवोल्यूशनरी थे, उनको इटालियन यूनिफिकेशन चाहिए था, तो उनका क्या इनिशिएटिव रहा? सबसे पहले ड्यूरिंग द 1830s, Gizip Mazzini had sought to put a coherent program for a यूनिटरी इटालियन रिपब्लिक। 1830s के टाइम पे गिजिप मजीनी ने क्या किया? एक प्रोग्राम, कोहेरेंट प्रोग्राम स्टार्ट किया फॉर क्या बोलते हैं, इटालियन रिपब्लिक, यूनिटरी इटालियन रिपब्लिक बनाने के लिए। उसका मतलब है कि एक देश। He had also formed a secret society for the dissemination of his goals। और उन्होंने एक सीक्रेट सोसाइटी भी फॉर्म करी थी इन गोल्स को पूरा करने के लिए। ठीक है। However, both of his revolutionary uprisings in 1831 and 1848 failed। जैसे हमने देखा कि दोनों ही जो रेवोल्यूशंस थे वो फेल हो गए थे उनके। अब है इटालियन यूनिफिकेशन कैसे हुआ। ये आपका इटली है उस टाइम का। सबसे पहले द इनिशियल अटेम्प्ट्स वर मेड थ्रू लिबरल नेशनलिस्ट रेवोल्यूशन बाय गुजीब मजीनी, हाउएवर द अटेम्प्ट्स फेल। सबसे पहले लिबरल नेशनलिस्ट रेवोल्यूशंस के थ्रू इटालियन यूनिफिकेशन की कोशिश करी गई थी गुजीब मजीनी के द्वारा, पर वो फेल हो गए अटेम्प्ट्स। ठीक है। द मेंटल नाउ फेल ऑन सार्डिनिया पीडमाउंट अंडर इट्स रूलर किंग विक्टर इमैनुअल द सेकेंड टू यूनिफाई द इटालियन स्टेट्स थ्रू वॉर। क्योंकि वो इकलौते इटालियन राजा थे पूरे इटालियन नेशंस में, तो उनके ऊपर ये भार आ गया कि भाई तुम इटालियन यूनिफिकेशन करो। ठीक है। थ्रू वॉर्स ही हैंडेड ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हिज चीफ मिनिस्टर Camille de Cavour
who made a tactful diplomatic alliance with France and defeated the Austrian forces in 1859. इन्होंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी चीफ मिनिस्टर कवोर को दी और उन्होंने जो है एक डिप्लोमेटिक तरीके से फ्रांस के साथ अलायंस फॉर्म करी और ऑस्ट्रेलियन फोर्सेस को हरा दिया 1859 में। ठीक है। लेटर साउथ इटली एंड किंगडम ऑफ टू सिसिलीज वर कैप्चर्ड विद द हेल्प ऑफ गुजीब गरिबाल्डी इन 1860। और बाद में क्या हुआ, साउथ इटली और जो यहाँ पे आपको दिख रहा है किंगडम ऑफ टू सिसिलीज, इसको भी इटली में जोड़ दिया गया गुजीब गरिबाल्डी, ये कोई और इंसान है, इनकी हेल्प से इन 1860। फिर इन 1861 विक्टर इमैनुअल द सेकेंड वॉज प्रोक्लेम्ड द किंग ऑफ यूनिफाइड इटली, और इसलिए 1861 में जो यूनिफाइड इटली है उसके राजा बन गए कौन, विक्टर इमैनुअल द सेकेंड। अब है गुजीब गरिबाल्डी के बारे में जानते हैं। ही हैज लिव्ड थ्रू 1807 टू 1882। देखिए ये है आपके गुजीब गरिबाल्डी। ठीक है। ही वॉज द मोस्ट सेलिब्रेट ही इज द मोस्ट सेलिब्रेटेड इटालियन फ्रीडम फाइटर। ठीक है, सबसे माने जाने इटालियन फ्रीडम फाइटर है। हिज फैमिली वॉज एंगेज्ड इन कोस्टल ट्रेड, उनकी वो कोस्टल ट्रेड वाली फैमिली से बिलोंग करते थे। ठीक है। ही वॉज द सेलर इन द मर्चेंट नेवी, और ट्रेडिशनली वो एक इनिशियली एक्चुअली में वो एक सेलर थे मर्चेंट नेवी में। और ही मेट मजीनी, गुजिब मजीनी से वो मिले थे। उन्होंने यंग इटली ज्वाइन करा था और फिर रिपब्लिकन अपराइजिंग में पार्टिसिपेट भी किया था। ठीक है। इन 1860 गुजीब गरिबाल्डी हेल्प टू ड्राइव आउट द स्पेनिश फ्रॉम द सदर्न इटली एंड द किंगडम ऑफ टू सिसिलीज, और 1860 में इन्होंने जो है हेल्प करी इटालियन प्रिंस की स्पेनिश रूलर्स को साउथ इटली से हटाने के लिए और किंगडम ऑफ टू सिसिलीज को इनकॉर्पोरेट करने में इटली में। ठीक है। उसके बाद है इन 1867 गरिबाल्डी लेड एन आर्मी ऑफ वॉलंटियर्स टू रोम टू फाइट द लास्ट ऑब्स्टिकल टू द यूनिफिकेशन ऑफ इटली, द पापल स्टेट्स विच became part of Italy in 1870 when the French withdrew its troop from Rome। कि 1867 में क्या हो, गरिबाल्डी ने एक आर्मी ऑफ वॉलंटियर्स को रोम लेके गए। क्या उनका लास्ट ऑब्स्टिकल था यूनिफिकेशन ऑफ इटली का, पीपल स्टेट्स, थोड़े थोड़े स्टेट्स रह गए थे, उनके साथ लड़ने के लिए एक वॉलंटियर की आर्मी लेके गए वो रोम में, और फिर वो बाद में वही जो स्टेट्स है इटली का पार्ट बन गए 1870 में। ठीक है, जब फ्रांस ने अपने ट्रूप्स विड्रॉ कर लिए रोम से। अब है काउंट कमील दे कवोर, जिनकी बात हो रही थी, जो चीफ मिनिस्टर थे इटालियन प्रिंस के नेशन के, ये है आपके काउंट कमील दे कवोर। ठीक है। ही वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ किंग विक्टर इमैनुअल द सेकेंड ऑफ सार्डिनिया पीडमोंट। ठीक है। ही लेड द मूवमेंट टू यूनिफाई रीजन्स ऑफ इटली, उन्होंने इटालियन यूनिफिकेशन के लिए मूवमेंट्स को लीड किया। उसके बाद ही वॉज नाइदर अ डिप्लोमेट नॉर अ डेमोक्रेट, ना ही वो डिप्लोमेटिक थे ना ही वो डेमोक्रेटिक थे, एकदम मतलब कोई ओपिनियंस नहीं रखते थे, पब्लिक ओपिनियंस। ठीक है। ही वॉज एन इटालियन एलिट हु स्पोक फ्रेंच मच बेटर देन ही डिड इटालियन, वो इटालियन एलिट ग्रुप से थे लेकिन वो फ्रेंच ज्यादा अच्छी बोलते थे इटालियन से। ठीक है। He engineered a tactful diplomatic alliance with France and defeated the Austrian forces in 1859। उन्होंने एक बहुत अच्छा अलायंस फॉर्म किया, डिप्लोमेटिक अलायंस फ्रांस के साथ, और उनकी मदद से ऑस्ट्रियन फोर्सेस को 1859 में डिफीट कर दिया। फिर है ब्रिटिश यूनिफिकेशन। देखो, बिफोर द 18th century there were different ethnic identities with its own culture and politics, English, Welsh, Scot and Irish। ठीक है, पहले ब्रिटेन बोल के नहीं था सिर्फ, ठीक है, अलग अलग था सब कुछ। इंग्लिश लोग थे, वेल्श लोग थे, स्कॉटिश थे, आयरिश थे, इनके कल्चर अलग है, कपड़े, भाषा सब अलग है इनकी। ठीक है, ये अलग अलग एग्जिस्ट करते थे 18th सेंचुरी से पहले। ठीक है। एज द English nation's wealth and power increased, its influence over other island nations also increased। कि ब्रिटेन में तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वगैरह हो रहा था तो उसकी पावर भी इंक्रीज हो रही थी, इसलिए उनका इन्फ्लुएंस भी दूसरे जो आइलैंड नेशंस है उन पर बढ़ गया। ठीक है। उसके बाद
English Parliament had taken the power from monarchy in 1688 after a long conflict. It became an instrument in building the nation state of Britain with England as its center. तो बेसिकली इंग्लैंड जो था उस टाइम पे अब नहीं एग्जिस्ट करता, हम जो इंग्लैंड बोलते हैं ब्रिटेन की जगह, ठीक है। तो इंग्लिश पार्लियामेंट ने क्या किया, मोनार्की से पावर ली 1868 में, और एक बहुत, और उन्होंने क्या किस लिए लड़ रहे थे, वो नेशन स्टेट ऑफ ब्रिटेन बनाने के लिए, जिसमें इंग्लैंड विल बी एट इट्स सेंटर, की ये जो जितने भी एथनिसिटीज हैं, इंग्लिश, वेल्श, स्कॉट, आयरिश, इनको एक ही देश में इनकॉर्पोरेट कर दो, ठीक है। The United Kingdom of Britain was established through the Act of Union in 1707 between England and Scotland. कि यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन जो था, ये एक्ट ऑफ यूनियन के थ्रू बना था, कब, 1707 में। किन के बीच में था ये एक्ट ऑफ यूनियन, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में। स्कॉटलैंड इवेंचुअली गॉट suppressed by the English politically and culturally as the British Parliament was dominated by the English. और ऑब्वियसली स्कॉटलैंड की जो पॉलिटिकल और कल्चरल जो एक वो थी, वो खत्म हो गई इंग्लिश लोगों के द्वारा, सब वो सप्रेस हो गई, क्योंकि भाई ब्रिटिश पार्लियामेंट में ज्यादा से ज्यादा लोग इंग्लिश ही थे। For the incorporation of Ireland, the English helped the Protestants to gain dominance on Catholics in a country deeply divided between Catholics and Protestants. अब आप पूछोगे कैथलिक क्या है, प्रोटेस्टेंट क्या है, वगैरह वगैरह। अब आयरलैंड का जरा भी कोई इंटेंशन नहीं था ब्रिटेन के साथ जाके जुड़ जाने का, इंग्लैंड के साथ जाके जुड़ जाने का, पर आयरलैंड में एक रिलीजियस इशू था कि क्रिश्चियनिटी होती है वहां पे, ठीक है। लेकिन क्रिश्चियनिटी में क्रिश्चियंस दो टाइप के होते हैं, एक क्रिश्चियन होते हैं कैथोलिक क्रिश्चियंस, और एक होते हैं प्रोटेस्टेंट्स, ठीक है। और इन दोनों में झगड़ा था शुरू से कि भाई नहीं मैं बेटर हूं, नहीं मैं बेटर हूं वाला सीन था। इन्होंने क्या किया, इंग्लिश ने यही जो रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट था इसका फायदा उठाया, प्रोटेस्टेंट्स को हेल्प करी डोमिनेंस लाने में कैथोलिक्स के ऊपर, ठीक है। इसकी वजह से क्या हुआ, देखो आगे पढ़ते हैं। द कैथोलिक्स रिवोल्ट्स अगेंस्ट द ब्रिटिश डोमिनेंस वर सप्रेस्ड, और क्योंकि वो प्रोटेस्टेंट का साथ दे रहे थे, तो कैथोलिक लोग जो भी रिवोल्ट कर रहे थे वो ब्रिटिश ने डोमिनेट करके सप्रेस कर दिया। उसके बाद आफ्टर अ फेल्ड रिवोल्ट लेड बाय वुल्फ एंड हिज यूनिफाइड आयरिशमैन इन 1798, आयरलैंड वाज फोर्सफुली इनकॉर्पोरेटेड इनटू द यूनाइटेड किंगडम्स इन 1801। कि क्या हुआ कि फिर ये जो रेवोल्यूशन वगैरह है, ये वुल्फ टन और उसके जो यूनाइटेड आयरिशमैन थे, उन्होंने 1798 में एक रिवोल्ट किया था, वो रिवोल्ट फेल हो गया, इसलिए उसके बाद आयरलैंड जबरदस्ती यूनाइटेड किंगडम में इनकॉर्पोरेट कर लिया गया 1801 में, ठीक है। जबरदस्ती करी उन्होंने उनके साथ, जैसे बाकी देशों पे भी करी थी। अब है अ न्यू ब्रिटिश नेशन वाज फोर्स थ्रू द प्रोपोगेशन ऑफ अ डोमिनेंट इंग्लिश कल्चर। इन्होंने दूसरे कल्चर्स को कर दिया बैन, अबॉलिश, और प्रमोट नहीं करते थे, और इसके थ्रू एक नया ब्रिटिश नेशन इमर्ज हुआ जिसमें सिर्फ इंग्लिश कल्चर को ही डोमिनेंटली प्रमोट करते थे। सिंबल्स ऑफ द यूके, द ब्रिटिश फ्लैग, द नेशनल एंथम, और जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो एक्टिवली प्रमोट करे जाते थे, ठीक है। इसे यूके के जो सिंबल थे, ब्रिटिश फ्लैग, यूनियन जैक, द नेशनल एंथम, गॉड सेव आवर नोबल किंग या क्वीन, और जो इंग्लिश लैंग्वेज थी इन्हीं को वो प्रमोट करते थे। ओ वेरी नाइस। अब हम आ गए हैं टॉपिक पे, विजुअलाइजिंग द नेशन पे, ठीक है। सब फटाफट करते हैं, ज्यादा नहीं है इसमें। देखो सबसे पहले एलिगरी क्या होता है, ऑल्दो यू मस्ट नो बट स्टिल, एलिगरी इज अ सिंबल दैट स्टैंड्स फॉर एन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है। एन एलिगरी इज सेड टू हैव been used when an abstract idea like greed, envy, freedom, or liberty is expressed through a person or a thing. An allegorical story often has two meanings, one literal and one symbolic. तो एलिगरी क्या होता है, एलिगरी कोई असली इंसान नहीं होता, बट बेसिकली आपकी फीलिंग्स जो होती हैं, ग्रीड, एनवी, फ्रीडम, लिबर्टी, को एक्सप्रेस करने के लिए एक ह्यूमन फिगर बनाया जाता है उस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए, दैट इज व्हाई इट्स एन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। और एलिगोरिक जो स्टोरीज बनाई जाती है उसके दो मतलब होते हैं, एक तो लिटरल मीनिंग जो लिखा है वही मीनिंग, और एक होता है सिंबॉलिक मीनिंग, समझने वाला मीनिंग, ठीक है। अब है फेस ऑफ अ नेशन। देखो आर्टिस्ट इन द 18th एंड 19th सेंचुरीज फाउंड अ वे आउट बाय पर्सनिफाइंग अ नेशन, की 18th और 19th सेंचुरी में आर्टिस्ट को एक तरीका मिल गया एक देश को
इंसान की तरह रिप्रेजेंट करने का, पर्सोनिफाई करने का। ठीक है, इन अदर वर्ड्स दे रिप्रेजेंटेड अ नेशन एज इफ इट वाज अ पर्सन, वो देश को एक इंसान की तरह रिप्रेजेंट करते थे। नेशंस वर देन पोर्ट्रेड एज फीमेल फिगर्स, और वो देश को फीमेल फिगर्स की तरह रिप्रेजेंट करते थे जनरली। ठीक है, उसके बाद the female form that was chosen was to personify the nation did not stand for any particular woman in real life। जो फीमेल फॉर्म था देश को पर्सोनिफाई के लिए जो यूज होता था, वो असली किसी वुमेन के लिए नहीं था, वो एक इमेजिनरी वुमेन थी। ठीक है, इट सॉट टू गिव द एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ द नेशन इन अ कॉन्क्रीट फॉर्म। बेसिकली वो इसलिए बनाया जाता था कि एक नेशन को एक कॉन्क्रीट फॉर्म में एक इंसान देख पाए। ठीक है, दस द फीमेल फिगर बिकेम एन एलिगरी ऑफ द नेशन, इसलिए फीमेल फिगर्स एलिगरी हो गए देशों के। ठीक है, अब दो एलिगरीज डिस्कस होंगी, एक आप पहले ही कर चुके हो, एक इसमें होगा, एक है मैरियन, एक है जर्मेनिया। सबसे पहले मैरियन। मैरियन की आप फोटो देख सकते हो, फ्रांस की एलिगरी है। इन फ्रांस द एलिगरी ऑफ द नेशन वाज क्रिसेंट। क्रिसेंट मतलब नाम रखना। ठीक है, क्या नाम रखा? मैरियन, अ पॉपुलर क्रिश्चियन नेम विच अंडरलाइन द आइडिया ऑफ अ पीपल्स नेशन। ठीक है, उसके बाद हेयर कैरेक्टरिस्टिक्स वर ड्रॉन फ्रॉम दोज ऑफ लिबर्टी एंड रिपब्लिक, और मैरियन को ऐसे बनाया जाता था जिसके किस आइडिया पे बेस्ड बनाते थे? लिबर्टी और रिपब्लिक के बेस पे। सॉरी, शी इज सीन विद द रेड कैप, ट्राइकलर एंड द कॉकेट। हमेशा जो है मैरियन को रेड कैप के साथ बनाते हैं, एक उनके पास ट्राई कलर होता है, मतलब बेसिकली फ्रांस का फ्लैग, और एक कॉकेड होता है हाथ में। इस पेंटिंग में नहीं है बट जनरली होता है। The statues of Marianne were erected in public squares to remind the people of the national symbol of unity and to persuade them to identify with it। और इसलिए मैरियन की स्टैचू जो है देश भर में पब्लिक स्क्वायर्स वगैरह में लगाई जाती थी, ताकि लोगों को याद रहे, भैया ये तुम्हारी नेशनल यूनिटी का सिंबल है, तुम एक ही देश के लोग हो और तुम इसी देश से बिलोंग करते हो, उस आइडेंटिटी से लोग जुड़ जाए, इसलिए बनाते थे स्टैचूज को। फिर है मैरियन इमेजेस वर मार्क्ड ऑन कॉइन्स एंड स्टैम्प्स, और कॉइन्स और स्टैम्प्स पे जो है मैरियन की इमेजेस लगाई जाती थी। उसके बाद है जर्मेनिया, जो कि जर्मनी की एलिगरी है, जैसे आप यहाँ देख सकते हो। उसके बाद इनका ऐसे दे रखा हुआ है आपकी बुक में। ठीक है, कि क्या एट्रीब्यूट है, क्या आपको दिख रहा है फोटो में, और क्या उसकी सिग्निफिकेंस है। इसकी जो है, ये दूसरी वाली मैंने लगा दी तब मेरे दिमाग में नहीं आई ये बात। ठीक है, पर ये दूसरी पेंटिंग है, ये है जर्मेनिया गार्डिंग द राइन, पर जो एक्चुअल है आपकी बुक में दी है मैं यहाँ पे लगा दूंगी। ठीक है, उससे देख देख के ये फीचर्स आपको एसोसिएट करने हैं। सबसे पहले ब्रोकन चेन्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं, उसका सिग्निफिकेंस क्या है? बीइंग फ्रीड। ब्रेस्ट प्लेट विद ईगल, जो ब्रेस्ट प्लेट आपको दिख रहा है कुछ ऐसा, वो है द सिंबल ऑफ द जर्मन एम्पायर। ठीक है, उसके बाद द क्राउन ऑफ ओक लीव्स, जो सर पे ऐसे पत्तों से बना हुआ है क्राउन, उसका सिंबलिज्म क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है? हीरोइज्म। ठीक है, फिर जो स्वॉर्ड है वो है रेडीनेस टू फाइट, कि कभी भी हम देश के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं। उसके बाद है ऑलिव ब्रांच अराउंड द स्वॉर्ड, और स्वॉर्ड के अराउंड एक ऑलिव की ब्रांच है। इसका मतलब क्या है कि हम लड़ने के लिए भी तैयार हैं, पर अगर आप पीस मेकिंग में बिलीव रख रहे हो तो हम भी वी आर विलिंग टू मेक पीस। उसके बाद रेड, ब्लैक रेड एंड गोल्ड ट्राई कलर, जो कि जर्मनी का फ्लैग है, उसका सिंबलिज्म क्या रहेगा? बेसिकली सिग्निफिकेंस, द फ्लैग ऑफ द लिबरल नेशनलिस्ट इन 1848 बैंड बाय द ड्यूक्स ऑफ जर्मन स्टेट्स, कि उस टाइम पे ये लिबरल नेशनलिस्ट का फ्लैग था इन 1848, और जो जर्मन स्टेट के ड्यूक्स थे उन्होंने इसको बैन कर दिया था। ठीक है, और रेज ऑफ राइजिंग सन, आपको जर्मेनिया के सर के पीछे सन की रेज दिख रहे हैं, इसका क्या मीनिंग है? द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एरा, की एक नया नए दौर की शुरुआत हो रही है। ठीक है, सो दिस इज द जस्ट द अबाउट द बोथ एलिगरीज। अब है दो पेंटिंग। सबसे पहले द फॉलन जर्मेनिया, द नहीं, फॉलन जर्मेनिया, जिसने किसने बनाया था? जूलियस ह्यूबनर इन 1850। अब इसके बारे में देखो। द पेंटर डिपिक्टेड जर्मेनिया एज अ फॉलन वुमेन विद द क्राउन एंड स्टिक थ्रोन असाइड बिकॉज द जर्मन पीपल होप टू बी यूनाइटेड अंडर वन मोनार्क, कि इसमें जर्मेनिया को एक फॉलन वुमेन की तरह डिपिक्ट किया है। उसका क्राउन और उसका ये जो स्टिक है ये साइड में गिर गया है, क्योंकि जर्मन लोगों को ये था कि भाई हम एक राजा के अंडर यूनिफाइड होंगे, पर वो हुआ नहीं, तो इसलिए दोनों ही साइड में पड़े हुए हैं।
फिर इट रिप्रेजेंटेड द लॉस ऑफ होप एज द मोनार्क रिजेक्टेड देयर डिमांड इन 1848, और जो राजा ने मना कर दिया कि मैं नहीं आ रहा कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के अंडर, वो चीज उसको लेके जो डिसअपॉइंटमेंट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। द क्राउन एंड द स्टिक आर द सिंबल ऑफ मोनार्की, ऑब्वियसली क्राउन और जो स्टिक है वो मोनार्की का सिंबल है। जर्मेनिया गार्डिंग द राइन, यहाँ पे जर्मेनिया जो है राइन मतलब जर्मनी की रक्षा कर रही है। ठीक है। In 1860, artist Lawrence Clazen was commissioned to paint this image. 1860 में लॉरेंस क्लाजेन ने ये पेंटिंग बनाई थी। ठीक है। द इंस्क्रिप्शन ऑन जर्मेनिया स्वॉर्ड रीड्स द जर्मन स्वॉर्ड प्रोटेक्ट्स द जर्मन राइन, की स्वॉर्ड के ऊपर लिखा हुआ है, वो यहाँ पे नहीं दिखेगा आपको, उसमें ये लिखा है कि जर्मन स्वॉर्ड यानी जर्मन लोग ही जर्मनी को प्रोटेक्ट करेंगे। वेरी गुड। लास्ट टॉपिक पे आ गए हैं, नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। फटाफट फिनिश करेंगे। उस अब क्या है देखो, सबसे पहले नेशनलिज्म कॉजिंग इंपीरियलिज्म, मतलब ये क्या मतलब हुआ भैया, नेशनलिज्म और इंपीरियलिज्म तो एकदम पोलर ऑपोजिट्स हैं। ठीक है। पर हो रहा था उसकी वजह से, क्यों हो रहा था देखो, the 19th century nationalism lost its idealistic liberal democratic sentiment। 19th century में जो nationalism था उसमें जो एक liberal democratic sentiment था लोगों के मन में, वो धीरे धीरे हटने लग गया, गुम होने लग गया। ठीक है। ड्यूरिंग दिस पीरियड nationalist groups became increasingly intolerant of each other and ever ready to go to war। इस टाइम पे क्या हो, नेशनलिस्ट ग्रुप एक दूसरे के बहुत इनटॉलरेंट हो गया, मतलब देख के गुस्सा आने वाला जो होता है, और हमेशा वॉर जाने के लिए तैयार रहते थे। The major European powers manipulated the nationalist aspirations of the subject people in Europe to further their own imperialistic aims। कि उस टाइम पे यूरोपियन जो ऑटोक्रेटिक पावर्स थे वो लोग नेशनलिस्ट लोगों के जो एस्पिरेशन वगैरह है, जो उसके सोच वगैरह को मैनिपुलेट करते थे, क्यों, ताकि वो वापस अपनी इंपीरियलिस्टिक गोल्स को पूरा कर पाए। ठीक है। अब है बाल्कन्स। बाल्कन्स इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ आपको मैप दिया हुआ है बाल्कन्स का। बाल्कन्स वॉज अ रीजन कॉम्प्रोमाइजिंग ऑफ मॉडर्न डे रोमेनिया, बल्गेरिया, ग्रीस, अल्बेनिया, मैसेडोनिया, क्रोशिया, बोस्निया हर्जगोविना, Slovenia, Serbia, and Montenegro, whose inhabitants were known as Slavs। देखो ये इतने सारे नाम हैं, you should know, और they were known as Slavs, जो इस एरिया से बिलोंग करते थे, ये also you should know। और ये पूरा एरिया बाल्कन्स था, ये जो सारे देश को इंक्लूड किया है, इस एरिया को बाल्कन्स बोलते थे। उसके बाद अ लार्ज पार्ट ऑफ बाल्कन्स वर अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोमन एम्पायर, बहुत सारा पार्ट बाल्कन्स का ऑटोमन एम्पायर के रूल के अंडर था। ठीक है। अब देखो द बाल्कन कॉन्फ्लिक्ट, फिर एक बाल्कन कॉन्फ्लिक्ट हुआ 1871 में, जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर हुआ। कैसे हुआ देखो, द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनल टेंशन इन यूरोप आफ्टर 1871 वाज द एरिया कॉल्ड द बाल्कन्स। सबसे ज्यादा नेशनलिस्ट टेंशन, आपस में झगड़ा वाला सीन था यूरोप में 1871 के बाद, कहाँ पे, बाल्कन्स में। ठीक है। The spread of ideas of romantic nationalism in the Balkans together with the disintegration of Ottoman Empire made this region very explosive। अब उधर क्या हुआ, जो रोमांटिसिज्म हुआ नेशन के आइडिया को लेके ना भैया, देशभक्ति एंड ऑल, वो बाल्कन्स में हुआ, और ऑटोमन एम्पायर धीरे धीरे हटने लग गया बाल्कन्स से। इसकी वजह से ये एरिया बहुत एक्सप्लोसिव बन गया, मतलब झगड़े वगैरह के लिए रेडी। ठीक है। So all through the 19th century, Ottoman Empire sought to strengthen itself, but with little success। So all through 19th century क्या था, Ottoman Empire बार बार अपनी स्ट्रेंथ गेन करने की कोशिश कर रहा था, पर कर नहीं पा रहा था उतना। ठीक है। दिस कॉज्ड द यूरोपियन नेशनैलिटीज टू ब्रेक अवे वन बाय वन एंड डिक्लेयर इंडिपेंडेंस। इसकी वजह से अलग अलग यूरोपियन नेशनैलिटीज जो है अलग हो रही थी ऑटोमन एम्पायर से एक एक करके, और इंडिपेंडेंट घोषित हो रही थी। ठीक है। The Balkan states were fiercely jealous of each other and hoped to gain more territory at the expense of others। और ये जो स्टेट थे ये आपस से बहुत जलते थे, और इनको था कि भैया हमको कुछ गेन मिल जाए, दूसरी टेरिटरी को हार्म पहुंचा के। ठीक है। उसके बाद ड्यूरिंग दिस पीरियड देर वॉज इंटेंस राइवलरी अमंग द यूरोपियन पावर्स ओवर ट्रेड एंड कॉलोनीज एज वेल एज नेवल एंड मिलिट्री माइट। इस टाइम पे जो यूरोपियन पावर्स थी उनमें बहुत राइवलरी, मतलब दुश्मनी थी, ट्रेड, कॉलोनी, नेवल, मिलिट्री, इन सब चीज टॉपिक्स पे। ठीक है।
उसके बाद ईच पावर जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रियो हंगरी वॉज कीन ऑन गेनिंग कंट्रोल ओवर द एरिया। और ये जो कुछ देश है, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रियो हंगरी, ये लोग बाल्कन्स पे कंट्रोल पाना चाह रहे थे उस टाइम पे। दिस लेड टू अ सीरीज ऑफ वॉर्स इन द रीजन एंड फाइनली द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इसकी वजह से बहुत सारे वॉर्स हुए बाल्कन्स में, और उसी की वजह से एंड में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। ओके, सो दैट वाज द एंटायर चैप्टर, बेसिकली 2 आवर्स में कवर हो गया। ठीक है, इसमें मैंने वैसे तो आपको पता है मैंने ये एनसीईआरटी में है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह है, बट जनरली अगर आपको ऐसे दिया है ना कि एक फर्स्ट एनसीईआरटी में दिया है राइट अ नोट ऑन गुजिप मजीनी दिस दैट, तो उन लोगों पे मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया अलग अलग से, आपने नोटिस किया होगा, चाहे गुजिप गरीबाल्डी हो, चाहे कमील देकवर हो, चाहे गुजिब मजीनी हो, तो आप उस उन पॉइंट्स को एग्जैक्टली रेफर कर सकते हैं फॉर दोज आंसर्स। फिर कुछ क्वेश्चंस एनसीईआरटी के जरूर इसमें हैं, इफ कुछ मिस हो गया हो तो मुझे जरूर बताना। नोट्स भी डिस्क्रिप्शन में है, और पीवाईक्यूज भी मैंने आंसर के साथ डिस्क्रिप्शन में लिंक किया है, यू कैन टेक गेट एक्सेस टू दैट। और एकदम प्रिसाइज आंसर्स हैं उसमें। नोट्स में जो मैंने इस स्लाइड में आपको स्लाइड्स में दिखा, वही चीजें हैं नोट्स में। ठीक है, तो आपने समझ लिया, अब आप उसके थ्रू गो थ्रू कभी भी कर सकते हो, और वो इस तरीके से फॉर्मेटेड है कि आप उससे किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पॉइंट बाय पॉइंट मिल जाएगा, कोई भी क्वेश्चन आप पिक करो। ठीक है, सो आई होप दिस वीडियो हेल्प यू। इफ इट डिड, लेट मी नो। कोई इंप्रूवमेंट्स है, यू कैन ऑल्सो लेट मी नो अबाउट दैट। कोई दूसरा चैप्टर, वैसे आएंगे और चैप्टर्स, बट आपको अगर कोई क्वेश्चन आंसर्स वाला वीडियो चाहिए, आपको चाहिए मैं पीवाईक्यू एक्सप्लेन करूं, या एनीथिंग एल्स, लेट मी नो, because I am here to help you. Please subscribe if you liked the explanation, and I'll meet you with my next video or next explanation. Take care and bye.